हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे और आपके समक्ष आज ये क्लास 3 लेकर के आया हूं। इस क्लास 3 में चैप्टर नंबर 2 है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें अध्याय 2 नागरिक और आदिवासी विद्रोहों का है। इससे पहले मैं आप लोगों को बस जस्ट रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा है वो चैप्टर यानी अध्याय नंबर जो 1 था वो 1857 का विद्रोह था। 1857 का विद्रोह। अब देखिए यहां पे जो विद्रोह है वो 1857 की बात करी जा रही है, लेकिन कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि 1857 का विद्रोह जो है वो कोई अचानक से होने वाला विद्रोह नहीं था। तो चूंकि ये किताब भारत का स्वतंत्रता संघर्ष है और मूलतः भारत का स्वतंत्रता संघर्ष 1857 से एक बड़े विद्रोह के पश्चात तेजी से देखने को मिलता है, जब हल्का सा राष्ट्रवाद पनपता है 1857 के समय। एक छोटी सी कह सकते हैं कि अवस्था में हमको राष्ट्रवाद देखने को मिलता है और उसके बाद फिर वो राष्ट्रवाद बढ़ता चला जाता है, मैच्योर होता चला जाता है और उसी के कारण फिर अंततः हमको आजादी मिलती है। तो उसका जो सबसे शुरुआती चरण हमको देखने को मिलता है वो 1857 है। इसीलिए पहला अध्याय वहां पर 1857 का था। लेकिन क्योंकि जब हम विद्रोह की बात करते हैं तो कल भी मैंने आपको बताया था और इस पुस्तक में भी बताने का प्रयास किया गया है कि इट वॉज नॉट द वेरी फर्स्ट रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ये पहला विद्रोह नहीं है अंग्रेजों के खिलाफ। इस तरीके के पहले विद्रोह भी हो चुके हैं, जिनको हम अध्याय 2 में नागरिक और आदिवासी विद्रोह के रूप में पढ़ने वाले हैं। हालांकि इसमें किसान विद्रोह भी हैं, तो विद्रोहों को 3 तरह से पढ़ना होगा, लेकिन ये वाला अध्याय जो है नागरिक और आदिवासी विद्रोह का है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 1857 का जो विद्रोह है ये कोई अचानक आने वाला विद्रोह नहीं है। इसमें देखिए जब कोई बहुत बड़ी घटना घटित होती है तो उससे पहले बहुत सारी, खासकर से जब हम विद्रोह की बात करते हैं, जब आप किसी भी चीज के खिलाफ एकदम तन करके खड़े हो जाते हैं तो वो पहली बार में नहीं होता है। वो कई बार चीजें पहले घटित हो चुकी है। जैसे मैं अपना एक टीचिंग एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूं, शायद आपको वो समझ में आए। हालांकि यहाँ पर इसका कोई कनेक्शन नहीं है, पर प्रवृत्ति ऐसी होती है मानव की, वो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे मान लेते हैं कि हम एक क्लासरूम में हैं और वहां पे 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और मैं पढ़ा रहा हूं। तो बहुत कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सीरियसली पढ़ रहे होते हैं, कुछ होते हैं जो थोड़ी शैतानी कर रहे होते हैं, है ना, उनका इधर उधर मन होता है, दिमाग होता है। तो टीचर ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करता है, पहचान लेता है कि यार ये शैतानी कर रहा है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि जब टीचर आपके क्लास में है और आप शैतानी कर रहे हैं और आपकी पहली ही शैतानी है और आपको पनिशमेंट एकदम तगड़ा वाला दे दिया जाए। जनरली अप्रोच क्या होता है, जैसे मेरा अप्रोच जनरली क्या होता है कि भाई उसे हम एक बार नजरअंदाज कर लेते हैं, दूसरी बार उसकी तरफ देख लेते हैं और आंखों से ही कुछ कहने का प्रयास करते हैं कि यार तुम कर रहे थे, हमने देख लिया है, हम पूरी क्लास को नहीं बता रहे हैं और तुम भी समझ जाओ कि हमने देख लिया है। और फिर तीसरी बार क्या होता है कि हम उसे, जब वो नहीं मानता है तो हम उसे बोल देते हैं कि यार तुमको हम पहले भी देख रहे हैं, अभी भी तुम मान नहीं रहे हो और शैतानी करते चले जा रहे हो, यार अब ऐसा नहीं करो, तुम्हें पूरी क्लास के सामने अब हमने बोल दिया है। तो ये एक थोड़ा सा क्या हो गया, मैंने एक पहले तो चीजों को बर्दाश्त किया और जब बर्दाश्त के बाहर हो गया तो मैंने बोल दिया उसे। अब बोल दिया तो ये थोड़ा सा विद्रोह हो गया एक तरीके से। फिर भी यदि अगर वो स्टूडेंट नजरअंदाज करता है, नालायकी की पराकाष्ठा वो पार कर जाता है, तब टीचर फिर क्या करता है, फिर उसे क्लास में दंडित करता है, उसे क्लास से बाहर कर देता है, या फिर जो भी एक्शंस लिए जाने होते हैं एज पर जो रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग वो रूल रेगुलेशन लिए जाते हैं एक्शंस। तो फिर वो ज्यादा व्यापक हो जाता है। तो अब हम अब इस सिनेरियो को हम लास्ट से देखें कि जब टीचर ने स्टूडेंट को कड़ी तरीके से दंडित कर दिया तो वह एक विद्रोह के रूप में, एक बड़ी घटना के रूप में आपके समक्ष सामने आ जाता है। लेकिन उसके पहले क्या हुआ, उसके पहले छोटे मोटे तरीके से उसको समझाया गया, उससे पहले नेग्लेक्ट किया गया, उससे पहले समझा गया कि यार ये खतरनाक व्यक्ति है। ऐसा ही काम अंग्रेजों के साथ हुआ है। तो अंग्रेजों को लेकर के भी अप्रोच यही है, ब्रिटिशर्स जो हैं उनको, उनकी लेकर के अप्रोच यही है। जो 1857 का विद्रोह है ये अंततः फिर व्यापक हो गया, लेकिन उससे पहले भी छुटपुट घटनाएं जो हैं वो होती रही। तो उसी के बारे में यहां पर लिखा है कि ये कोई अचानक आने वाला उबाल नहीं है, इससे पहले भी ये विद्रोह हुआ। वास्तविक रूप में अगर हम देखें ब्रिटिशर्स के खिलाफ सबसे पहला विद्रोह 1757 में शुरू होता है और ये बंगाल के नवाब द्वारा शुरू किया जाता है। बंगाल का नवाब। अब बंगाल का नवाब कैसे विद्रोह करता है, आप लोगों को मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूं। देखिए पहले इस किताब में और सारी चीजें मैं पढ़ाऊं
और आपको बताऊं कि ये क्या चीजें हैं इस किताब में, कैसा लिखा गया है, तो मैं आपको ये समझा दूं कि इस किताब में जो ये किताब एक उपन्यास की भांति है। मैंने शायद पहले लेक्चर में भी बोला हो आप लोगों को, ये हल्का सा इसका जो अप्रोच है वो उपन्यास की तरह है। इसमें जो घटनाएं हैं, किसी भी प्रत्येक घटना का डीपली उसके बारे में फैक्चुअल डेटाज नहीं दिए हुए हैं। तो ये बुक फैक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा बेस्ड नहीं है, इतना ही है कि उस फैक्ट से उसका उपन्यासीकरण या उसका स्टोरीफाइड उसको कैसे किया जाए, वो किताब में, यानी ओवरऑल आपका जो एक प्रखर जो विकास है बुद्धि का, उसको करने का इस किताब में प्रयास किया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब मैंने आपको 1857 का विद्रोह बताया, तो 1857 का विद्रोह इज नॉट लाइक कि आप 1 घंटे में उसे खत्म कर देंगे पढ़ करके, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत डीप एनालिसिस है, बहुत डिटेल में उसको पढ़ना होता है। लेकिन अगर हम उसको समझना चाहें कि 1857 का इम्पैक्ट क्या है, उसके महत्व क्या हैं, कैसे वो उपजे हैं, वो सब चीजें उसमें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जैसे प्रीवियसली मैंने आप लोगों को स्पेक्ट्रम पढ़ाया हुआ है, बिपिन चंद्रा की जो आज़ादी का, भारत की आज़ादी वाला जो इतिहास है वो पढ़ाया हुआ है, एनसीईआरटी वाला जो है, तो वो सब पढ़ने के बाद जब आप इस किताब को पढ़ते हैं तो इट वुड बी वेरी क्लियर कि आपको क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे मैं यहां पर बोल रहा हूं कि 1757 का जो विद्रोह हुआ, तो ये कैसे हुआ? बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला हुआ करते थे, सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला हैं, उन्होंने सबसे पहले जो है विद्रोह किया। आपने देखा कि कलकत्ता में जो है वो फोर्टिफिकेशंस करने शुरू कर देते हैं। जो अंग्रेज हैं उनके फ्रांसीसियों के साथ झगड़े चल रहे हैं, उनसे अधिक अवसर का लाभ उठाते हुए तेजी से किलेबंदी करने शुरू कर रहे हैं, मनमानी तरीके से व्यापार कर रहे हैं, जो फरमान दिया गया था फर्रुख शेयर का उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के खिलाफ जो है नवाब ने शिकायत करी और आवाज उठाई कि ऐसा नहीं करना है, तुम्हें इन सब चीजों की आजादी नहीं दी गई है, तुम व्यापारी बन के आओ, चुपचाप व्यापारी करो, व्यापारी रहो। लेकिन जब अंग्रेजों ने उसको नजरअंदाज किया, तो सबसे पहले हथियार उठा करके ब्रिटिशर्स को सबक सिखाने का जो काम किया वो सिराजुद्दौला ने किया और बुरी तरीके से उन्हें कलकत्ता से निकाल दिया। वो एक अलग बात है कि जब कलकत्ता से निकाल दिया गया तो उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी से सहायता ली और वापस आकर के विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। तो यही वो विद्रोह है। अब 1757 से लेकर के 1857 तक ये जो 100 साल है, एक तरीके से इसी विद्रोह को दबाने के पश्चात ब्रिटिशर्स के हाथ खुल गए और भारतीय राजनीति में एंटर करने का, उनको सत्ता में सीधे इंसर्ट होने का उनको मार्ग मिल गया। और फिर तो आपको मालूम ही है कि फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ, तो उसमें उत्तर और पूर्व भारत का काफी बड़ा हिस्सा ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया। तो यहीं पे लिखा हुआ है विद्रोह जो है वो 1857 के बाद से ही शुरू हो गया था। तो 1757 का विद्रोह हुआ, उसके बाद आप देखते हैं 1764 का युद्ध हुआ, तो 1764 का युद्ध भी तो विद्रोह दबाने जैसी ही घटना है। ऐसे बहुत सारे युद्ध हुए जो आपको 1763-64 के आसपास से शुरू होते हुए देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट आई कैन से कि 1757 से शुरू होते हैं और 1857 तक बहुत सारे विद्रोह होते हैं। तो ये रिवोल्ट जो 1857 है उससे पहले के रेबेलियन मूवमेंट्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक शासन का मतलब अंग्रेजी जो शासन है, कॉलोनियल रूल जो है उसको औपनिवेशिक शासन बोला जाता है। तो जैसे अब ये जैसे मैंने कहा कि 1857 के बाद से विद्रोह शुरू हुए, तो विद्रोह होते रहे धीरे धीरे, समय दर समय पर ये विद्रोह होते रहे, समय दर समय ये विद्रोह जो है वो होते रहे। पर ये समय दर समय विद्रोह क्यों हो रहे थे? एक साथ सुनियोजित तरीके का विद्रोह हो क्यों नहीं रहा था? उसका रीजन ये है कि ब्रिटिशर्स भी अपना जो प्रसार कर रहे हैं वो धीरे धीरे कर रहे हैं और उस समय कोई राष्ट्रीय भावना कार्यरत नहीं है। ये बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा अगर बुक के इस चैप्टर को समझना चाहते हैं। तो बेसिक थीम यही है इस चैप्टर की कि आफ्टर ऑल हम 1857 से ये थोड़ी सी हल्की सी सुगबुगाहट जो राष्ट्रवाद की है वो हमें क्यों मिलने लगती है? बिफोर दैट मोर देन 50 या 40 बिग रिवोल्ट्स वर हैपेंड, लेकिन वो क्यों नहीं सक्सेसफुल हुए, क्यों नहीं वो सफल हुए? उसके पीछे एक प्रमुख जो तर्क है वो यही है कि भले ही सब कुछ एक जैसा होता रहा हो लेकिन राष्ट्रीय भावना उनमें कहीं नहीं थी। जैसे मान लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि बंगाल में ही विद्रोह हुआ, तो यार जब बंगाल में विद्रोह हो रहा है तो शेष भारत क्या कर रहा है? अब दिक्कत यह है कि बंगाल से शेष भारत के जो लोग हैं वो भी समझ रहे हैं बहुत सही बेटा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब तुम हमसे मिल नहीं रहे थे, अब तुम लोग अंग्रेजों के साथ हारोगे, फिर अंग्रेजों को तो हम हरा देंगे, तुम्हारा राज्य हम ले लेंगे।
ये सारा प्लानिंग चल रहा है। तो एक दूसरे के प्रति खुद ही अपोजिट रिएक्शंस हैं सबके, कभी वो मित्रता करते भी हैं तो वो भी किसी न किसी अर्थ के साथ करते हैं। यही रीजन है कि धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स एक एक राज्य पे कब्जा करते चले जा रहे हैं, और इसीलिए जहां जहां औपनिवेशिक शासन बढ़ रहा है वहां वहां के लोग अपने हिसाब से विद्रोह जो है वो कर रहे हैं, और वो विद्रोह जो है वो धीरे धीरे इसी तरीके से पनपता चला जा रहा है। समझ में आ रही कि नहीं बात? क्योंकि क्योंकि औपनिवेशिक शासन की स्थापना धीरे धीरे हो रही है, तो जन प्रतिरोध भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे एक स्तर से दूसरे स्तर में बढ़ता चला जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह में बढ़ता चला। तो इनिशियली प्रारंभिक स्तर पर हम देखेंगे तो 3 स्तर हैं विद्रोह के, या 3 तरह के विद्रोह आपको देखने को मिलेंगे। और वो 3 तरह के विद्रोह कौन कौन से हैं? एक है आपका नागरिक विद्रोह, दूसरा है आदिवासी विद्रोह, और तीसरा है किसान विद्रोह। अंतर है तीनों में, नागरिक विद्रोह, आदिवासी विद्रोह और किसान विद्रोह। इसमें सामान्य नागरिक की बात करी गई है। हालांकि इस सामान्य नागरिक में ऑब्वियस सी बात है कि किसान इत्यादि शामिल है, लेकिन किसान भी शामिल हैं, या फिर छोटी मोटी जनजातियां भी शामिल हैं, या फिर सामंत वर्ग इसमें शामिल है खास तौर से नागरिक विद्रोह में। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि कुछ सन्यासी वर्ग जो हैं वो शामिल हैं। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पर नागरिक विद्रोह है। आदिवासी विद्रोह में बेसिकली ट्राइबल मूवमेंट है, ये पूरी तरीके से आदिवासी जनजातियां जो हैं वो, उनको जब कैप्चर किया जाना शुरू करा जाता है तो अलग अलग जनजातियों ने अलग अलग समय में विद्रोह किए, तो वो जनजातीय विद्रोह हैं। फिर इसी तरीके से किसान आंदोलन है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर इस जगह पर, ये जो आपके चैप्टर का नाम है ये नागरिक और आदिवासी विद्रोह का है। तो ये जो 3 विद्रोह मैंने आपको यहाँ पर बताया, इन 3 विद्रोहों में हम नागरिक विद्रोह और आदिवासी विद्रोह की चर्चा इस अध्याय में करेंगे। किसान विद्रोह जो है, किसान आंदोलन जो है, इसके बारे में हमारी चर्चा अगले अध्याय में होगी। राइट, आप देखेंगे भी अगला चैप्टर वही है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं नागरिक विद्रोहों के बारे में। नागरिक विद्रोहों की बात करते हैं तो शुरुआती जो चरण है, जैसे 1700, आपने देखा कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, और उसके बाद ब्रिटिशर्स का औपनिवेशिक शासन का प्रसार होना शुरू हो जाता है। वो धीरे धीरे उनकी प्लानिंग है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हम सभी राज्यों को कब्जा करते चले जाएंगे। तो ब्रिटिश राज का जो शुरुआती 10 साल है, उन शुरुआती 10 सालों में कई सारे हमको नागरिक विद्रोह जो है वो देखने को मिलते हैं। अब इनको हम नागरिक विद्रोह क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रमुख नागरिकों के जो लीडर्स होते हैं वो इसमें लीडिंग कर रहे हैं, और आम नागरिक इसमें इन लीडर्स के अंतर्गत जो है वो विद्रोह के लिए तैयार है। तो जरा देखिए यहां पर कौन कौन लोग हैं। जैसे अब इसको अगर हम अंतर करना चाहें तो कैसे करना चाहेंगे? जब हम कहेंगे आदिवासी विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, तो आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व जो है किसी राजा के द्वारा नहीं हो रहा है। वो ठीक है, कई जगहों पर, कुछ जगहों पर राजाओं ने भी आदिवासियों का सहारा लेकर के विद्रोह किया, जैसे दक्षिण भारत इत्यादि में, या पूर्वी तटीय इलाके में उड़ीसा के आसपास ऐसा हुआ। लेकिन बेसिकली आदिवासी विद्रोह में आदिवासी लोग विद्रोह कर रहे हैं, और इनके जो आदिवासियों के जो जिनको कह सकते हैं कबीले के जो सरदार हैं, उनके नेतृत्व में विद्रोह हो रहा है। वहीं जब हम नागरिक विद्रोह की बात करते हैं तो नागरिकों के सरदार जो हैं वो कौन है? नागरिकों के सरदार यार राजा हैं, नवाब हैं, नवाबों के उत्तराधिकारी हैं, तमाम जगह पर भूस्वामी हैं, या फिर दक्षिण में इन्हीं भूस्वामियों को पॉलीगर कहा जाता है। पॉलीगर का मतलब हो गया कि आप जमींदार समझ लीजिए, दक्षिण भारत के जमींदार हैं ये। ठीक है, दक्षिण भारत में जो जमींदार हैं उनको क्या कहा जा रहा है? वो पॉलीगर्स कहा जा रहा है। बेसिकली ये ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया टर्म है, वो पॉलीगर कहला रहे हैं। पुल्लियल्लूर उनको कहा जाता है, लेकिन ब्रिटिशर्स उसको पॉलीगर कहते हैं क्योंकि वो इतनी दक्षिण की कथित भाषाओं को बोल नहीं पाते। तो इन लोगों के नेतृत्व में, इन लोगों के नेतृत्व में जो विद्रोह किए जा रहे हैं उनको हम लोग कह रहे हैं आदिवासी माफ कीजिएगा, नागरिक विद्रोह। और इनके नेतृत्व में है, देखिए ध्यान रखना है, ये सारे के सारे लोग नेतृत्व करता हैं। जैसे अगर हम कहें कि कहीं के नवाब ने विद्रोह किया, अगर हम कहें कि कहीं के नवाब ने विद्रोह किया, तो नवाब अकेले विद्रोह नहीं कर रहा है, नवाब की लीडरशिप में विद्रोह हो रहा है, विद्रोह आम जनता ही कर रही है। तो वही यहां पर बताने का प्रयास किया गया, जो विद्रोह हो रहा है ये विद्रोह क्यों हो रहे हैं, उसका रीजन क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, और किसके बल पर ये लोग विद्रोह कर रहे हैं। क्या ये खुद, इनकी सेना तो लूट ली गई है। बेसिकली क्या हुआ है कि इनकी सेना नहीं, राजाओं के पास उनकी सेना नहीं है, वरना ये विद्रोह नहीं है, युद्ध कहलाता। यहां पर ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है आपको। भाई आपका शासन, हमने युद्ध में हरा दिया आपको, और आपका शासन आपसे छीन लिया, राजा की गद्दी पर आपको बैठाया हुआ है, लेकिन आपको नेतृत्व नहीं करने दे रहे हैं हम। तो अब आपके मन में मेरे प्रति चिढ़ है, तो वो चिढ़ जो है
सेना है नहीं आपकी अपने पास, अब सेना जो है ब्रिटिशर्स ने हथिया लिया है, तो जो आम जनता है ना, उस आम जनता ने विद्रोह करना शुरू किया है। तो यही चीज यहां पर समझने की बात है कि इन नवाबों, राजाओं या फिर उनके जो सक्सेसर्स हैं, या जो भी हमने भूस्वामी हैं, सामंत हैं, जमींदार जिनको कह रहे हैं, ये सब जो लोग हैं, इनकी ये जो आधार है, जनाधार जो है, वो कौन है? वो किसान है, दस्तकार हैं, विघटित सेनाओं के सिपाही हैं। अब विघटित सेनाओं के सिपाही इसमें शामिल क्यों हैं? जैसे कि किसी भी राज्य को जब हराया गया तो उनकी सेनाएं भंग कर दी गई। सेनाएं क्या कर दी गई? भंग कर दी गई। सेनाएं जब भंग कर दी गई तो तमाम सारे सैनिक, उनको लगा कि यार इतने सारे सैनिकों को रख करके हम इसका खर्चा जो है क्यों उठाएं, और फिर जब हमने इनकी सेना को कैप्चर कर ही लिया तो अभी क्या ही विद्रोह करेंगे। तो सेना को वो रिड्यूस करते थे, और रिड्यूस करके उनके काम के जो सैनिक हुआ करते थे उनको वो रख लेते थे, और उसका वेतन और खर्चा जो है वो राजकोष पर ही डाल देते थे। तो उन्हें बेसिकली कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है, उन्हें बनी बनाई सेना भी मिल गई। वो बड़ी सेना इसलिए नहीं रखते हैं कि जो काम की और तेज तर्रार सेना है, फालतू की जो चीजें उसमें लोग जो उसमें भर्ती हैं, जैसे अब राजा हुआ करते थे तो राजा के यहाँ अगर मान लेते हैं कि अब राजा या पहले के नवाब हैं तो उन लोग के यहाँ परंपरागत चीजें चल रही हैं। परंपरागत चीजें का मतलब खानदानी सैनिक भरे हुए हैं उसमें, पिता भी सैनिक थे, अब उनके भाई भी सैनिक हैं, उनका फिर आगे चल करके बेटा भी सैनिक बन गया है। तो वो बेटा इसलिए सैनिक बन गया क्योंकि पिताजी और चाचा जी जो है सैनिक थे। भले ही वो योग्य नहीं है वो बेटा, लेकिन वो भी सेना में भर्ती है, आराम से खा रहा है। तो ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ करके क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। तो विघटित सेनाओं के जो सैनिक हैं, किसान जो हैं, और जो दस्तकार हैं, जो बहुत परेशान हैं ब्रिटिशर्स के अत्याचार से, उन सब लोगों को नेतृत्व चाहिए था। अब इन सब लोगों का नेतृत्व, ये जो दुखियारी लोग हैं, ये जो हारे पिछड़े हुए लोग हैं, इनको भी तो नेतृत्व चाहिए। तो ये आशा की नजर उठा करके अपने जो भी इनके माई बाप हैं उनकी तरफ ये नजर उठाते हैं। अब इनके माई बाप जो है कई बार जमींदार होते हैं, कई बार पॉलीगर होते हैं, दक्षिण भारत में सामंत होते हैं, राजा होते हैं, नवाब होते हैं। अब उनकी तरफ देख रहे हैं तो राजाओं को लग रहा है कि यार इनके अंदर जो एक जो जोश भरा हुआ है, इनके अंदर जो एक क्रोध भरा हुआ है, उसका लाभ उठा करके या उसकी सहायता लेकर के हमें ब्रिटिशर्स का विरोध करना चाहिए। तो ये विरोध करते थे। परंतु मैंने जैसा कि शुरुआती चरण में आपको बताया कि अंग्रेजों ने ये समय दर समय ये सारे काम किए, तो ये विद्रोह भी समय दर समय ही इकट्ठा होते थे। अब ये विद्रोह भी समय दर समय इकट्ठा हो रहे हैं, तो किसी एक जगह विद्रोह हुआ तो पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में नहीं फैल पाता था। स्वाभाविक सी बात है कि इस तरीके के विद्रोहों का जो दायरा है वो सीमित हो जाता था, और सीमित दायरे को आसानी से ब्रिटिशर्स जो हैं वो कैप्चर कर लेते थे और उसके विद्रोह को दबा देते। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? अच्छा, एक रीजन मैं आपको और बताऊं कि भाई ये किसान हैं, दस्तकार हैं, विघटित सेनाओं के सिपाही हैं, इन सब लोगों को प्रॉब्लम क्या है, या फिर इन लोगों को प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यार राजा अगर मान लेते हैं शासक है और ये हारा हुआ है, हार गया है ये, ठीक है, इसको जीत लिया है अंग्रेजों ने और ये हार गया है। तो जब ये हार गया है तो इसकी जो राजस्व प्रणाली है, राजस्व प्रणाली, इसकी राजस्व प्रणाली पर अधिकार जो है वो कौन कर लेगा? इसकी राजस्व प्रणाली पर अधिकार जो है वो अंग्रेजों का हो गया। तो जब अंग्रेजों का अधिकार हो गया तो वो अपनी मर्जी से राजस्व को चलाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो जो इकोनॉमिक कंडीशन है उस पर्टिकुलर जगह की या स्टेट की, जो भी वो स्टेट है, वो इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो बदल जाएंगी, यानी उनकी अर्थव्यवस्था में क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। अब इन राजस्व प्रणाली को परिवर्तित करने के लिए प्रशासन की आवश्यकता होगी, तो यहां पर ब्रिटिश प्रशासन जो है वो बैठ जाएगा। अब ब्रिटिश प्रशासन या फिर ब्रिटिश राजस्व प्रणाली से अर्थ समझिए, ये इसमें से कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लेते हैं कि प्रशासन की बात कर रहे हैं हम, तो प्रशासन में ऐसा नहीं है कि सारे अंग्रेज आकर के बैठ गए, लेकिन वो लोग बैठ गए हैं प्रशासन में जो अंग्रेजों की तरफ झुके हुए हैं, टिल्टेड हैं अंग्रेजों की तरफ, या फिर उनसे प्रभावित हैं, या फिर उनकी चापलूसी कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं, वो प्रशासन में बैठे हैं। अब ये उस तरीके के नियम कानून बनाएंगे जो ब्रिटिश हितकारी हों और इनके हित के हों। वो अब राजा हितकारी या राज्य हितकारी या प्रजा हितकारी कानून नहीं बनने देंगे या नहीं बनाएंगे। तो प्रशासन जो है वो क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। प्रशासन परिवर्तित होने से भू राजस्व प्रणाली बदल गई, भू राजस्व प्रणाली बदलने से अर्थव्यवस्था बदल गई, अर्थव्यवस्था, भू राजस्व प्रणाली, प्रशासन इत्यादि बदलने से इनकी साख पे बट्टा लग गया कि तुम काहे के राजा, जब तुम्हारे हाथ में, राजा के पास दो ही चीज का तो हनक होता है, एक सेना का, एक अर्थव्यवस्था का।
तो ना ही राजनीतिक स्थिति मजबूत है उसकी और ना ही प्रशासनिक स्थिति मजबूत है, लेकिन नाम के लिए तुम गद्दी पर बैठे हुए हो। तो विद्रोह की भावना अंदर के अंदर बढ़ रही है, ये ध्यान रखना चाहिए। ये एक कुछ प्रमुख वजहें हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। एक एग्जाम्पल है कि जब राजस्व प्रणाली ब्रिटिशर्स के हाथ में किसी जगह की आई, उदाहरण के तौर पे जब बंगाल की राजस्व प्रणाली उनके हाथ के अंतर्गत आई, तो बंगाल में इनके आने से पहले नवाब शासन करते थे, नवाब भी राजस्व प्रणाली रखते थे। ऐसा नहीं है कि नवाब लगान नहीं लगाते थे, तो नवाब भी जो है वो क्या कर रहे हैं, लगान लगा रहे हैं। लेकिन अंतर ये है कि अंग्रेजी शासन के आने के मात्र 30 वर्ष के भीतर जो लगान है, वो लगान नवाब द्वारा लिए जाने वाले, वर्षों से लिए जाने वाले नवाब के द्वारा जो लगान है, उनसे 30 वर्ष के अंदर ही दोगुना हो गए। स्वाभाविक सी बात है कि जब लगान जो है वसूली दोगुना हो गई, इसका मतलब यह हुआ कि राजस्व तो बढ़ा, लेकिन राजस्व जो है वो अत्याचार के कारण बढ़ा है। अब कहीं पर टैक्स 30% लगना चाहिए तो 60% लगा रखा है और आप देने के लिए मजबूर हैं। अब ऐसी राजस्व प्रणाली में जो सामान्य किसान है, दस्तकार है और जो लोग हैं, वो बहुत बुरी तरीके से मतलब उनका ये हो रहा है। तो यहां पर देखिए, मुगल वर्सेस ब्रिटिशर्स की बात यहां पर यही करी गई है कि अंग्रेजों ने मुगलों की तुलना में लगान जो है वो 30 साल के भीतर ही दुगना लगान वसूल लिया। और मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि ऐसा नहीं है कि नवाबों द्वारा लिए जाने वाले लगान कम हुआ करते थे, ऐसा भी नहीं है। औरंगजेब इत्यादि तो कई बार आप देखेंगे कि जब दोआब रीजन होता है, तो दोआब रीजन में उनकी भू राजस्व प्रणाली भी काफी सख्त हुआ करती थी। कई बार 50% के आसपास तक टैक्स वसूली हुआ करती थी। और ये औरंगजेब के शासनकाल से ही नहीं, आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत से ऐसा होता चला आया था। परंतु इन ब्रिटिशर्स को आने पे इसमें और ज्यादा स्कोप दिखा और उन्होंने लगान वसूली करनी शुरू कर दी। वजह यही हुई कि इनके पास में जो है ये जो लगान है वो बहुत ही हैवी हो गए जिन लोगों के ऊपर लगाए गए, और वो लगान देने की स्थिति में बचे नहीं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि यार जो ये लगान आया, ये तो राजकोष में ही आया, राजकोष में ही तो आया ये लगान, राजकोष, माफ कीजिएगा, ये लगान राजकोष में आया, तो इसकी वजह से राजकोष तो अब बढ़ गया। आपको मालूम है राजकोष का इस्तेमाल किस में किया जाता है? आज भी सरकार जब गवर्नमेंट जो है टैक्सेस वसूलती है आपसे, तो टैक्स जो है वो राजकोष में जाता है। तो उसका गवर्नमेंट क्या करती है? उसका गवर्नमेंट करती है कि हमारी जो कंट्री में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं किसी भी प्रकार के, उसमें उनका इस्तेमाल करती है। वो एक स्वाभाविक सी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजों ने जब ज्यादा लगान वसूला बंगाल से, तो बंगाल के हित में उसको लगाया जाना चाहिए था, लेकिन ये हित में नहीं लगाया गया। राजस्व का खर्चा किसी भी प्रकार से जनहित में नहीं होता था, क्योंकि आप फिर रिकॉल करिए, कल के चैप्टर मैंने आपको क्या बताया कि ये वो व्यापारी थे जो सिर्फ स्वार्थ चाहते थे, स्वार्थी थे, स्वार्थी कंपनी के लोग। ये यहां से वसूली तो करते थे, लेकिन यहां के लोगों पे खर्चा नहीं करते थे। स्वाभाविक सी बात है कि इसको ही दोहन कहा जाएगा, और इस दोहन से जो है ये पूरा का पूरा बंगाल नष्ट होता चला जा रहा है। अब इसके किस प्रकार के परिणाम होंगे उसके ऊपर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी सूचना मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूं कि आप स्टडी IQ IAS में कोई भी चीज परचेज करना चाहते हैं, बहरहाल मैं आपको किताबों का एक उदाहरण बता देता हूं कि अब स्टडी IQ पर कोर्स तो अवेलेबल है ही। कोर्सेज में स्पेशल कोर्सेज जो चलते हैं वो P2I बैचेज हैं, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच है। आप प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच में एडमिशन ले सकते हैं, और ये बैचेस हिंदी में है, ठीक है, इंग्लिश में है और इंग्लिश में है। ये 3 भाषाओं में आपको ये बैचेस देखने को मिलेंगे, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में। ये किसी भी बैच में, किसी भी भाषा के बैच में आप एडमिशन लें, आप यूज कर सकते हैं हमारा ये कोड जो कि यहां पर लिखा हुआ है, विरद लाइव। लेकिन आप कहेंगे सर ये विरद लाइव कोड तो आपने किताबों के लिए लिखा हुआ है, तो मैं आपको ये कहना चाहूं कि कोड आप स्टडी IQ से कुछ भी खरीदना चाहते हैं, स्टडी IQ से आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं, कुछ भी टेस्ट है या किताबें हैं या कुछ भी दूसरी सर्विसेज हैं, स्टेट की किताब कोर्सेज हैं, तो कुछ भी आप खरीदना चाहते हैं, यू कैन यूज स्टडी IQ के लिए मेरा विरद लाइव कोड। तो आप बैच के लिए भी विरद लाइव कोड यूज कर सकते हैं, विरद लाइव,
और जो बुक्स हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हुए बुक्स परचेज करते हैं तो कोई भी बुक आप परचेज करेंगे, ये कोड लगाएंगे तो आपको जितना भी प्राइस होगा उसमें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, 10% का डिस्काउंट आपको मिल ही जाएगा डेफिनेटली। तो आप बुक भी परचेज कर सकते हैं, कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये इसमें एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको बुक में मिल जाएगा, ये मेरा आपको कहना है। बाकी आप जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, कोई भी ऑप्शनल है, जैसे हिंदी साहित्य है सपोज दैट, अगर आप हिंदी साहित्य लेना चाहते हैं तो आपको ये बैच भी मेरे विरद लाइव कोड से ही मिल जाएगा, जिसमें मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इसके परिणाम क्या हुए। जब मैंने आपको बताया कि ये सारी स्थितियां हुई तो इनके परिणाम क्या निकले। इनके परिणाम ये निकले कि तमाम सारे जो जमींदार हैं, तमाम सारे जो पॉलीगर्स हैं, वो लगान मतलब ये गद्दी पर बैठे हुए हैं, तो बेसिकली यही सब लोग जो है लगान वसूली कर रहे हैं और लगान वसूली करके राजकोष में जमा करवा रहे हैं। जमींदारों का यही काम है। जब ये नहीं जमा करा पाते थे तो इनकी जमीनें नीलाम कर दी जाती थी, इनसे छीन ली जाती थी। हालांकि इसमें से कुछ जो है जो पॉलीगर दक्षिण भारत में या फिर उत्तर भारत में कुछ जमींदार हैं, तो वो कुछ चतुर भी हैं, कुछ समय तक अंग्रेजों को इससे नुकसान भी होता है, लेकिन फिर अंततः अंग्रेज जो है अपनी प्रणाली में सख्त हो जाते हैं और इनकी जमीनें जो हैं वो हड़पी जानी शुरू कर दी जाती हैं। तो यार अब सोचो, जमींदार की जो हनक है, जो ठसक है, वो उसकी जमीन से ही है और अब उसको उसकी जमीन से ही क्या कर दिया गया है, बेदखल कर दिया गया है। न सिर्फ बेदखल कर दिया गया है, अब इनको जो है ये एक एक रुपए के मोहताज हैं। मतलब इनके पास में खुद के खर्चे चलाने के लिए धन नहीं है, धन विहीन हो गए हैं। और धन विहीन जो एक तरीके से जैसे पुराने समय में कहावत कही जाती है ना, आभूषण जैसे स्त्री का सौंदर्य का एक प्रमुख तंत्र या यंत्र है, आभूषण विहीन स्त्री कैसे मलिन सी दिखाई देती है। मतलब कहने का ये है, इसको अन्य तरीके से ना दिया जाए, आभूषण जो है स्त्री के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब उसी से उसका सौंदर्य का रिप्रेजेंटेशन तेजी से होता है, हालांकि स्वयं में भी वो सुंदरी हैं। उसी तरीके से जमींदार हैं, तो इनका जो सौंदर्य है वो जमीन है, वो इनसे छीन लिया गया है। तो अब ये सौंदर्य विहीन हो गए हैं, मलिन हो गए हैं, अब ये कुछ नहीं कर सकते हैं। और अब क्योंकि ये रसूखदार रहे हैं, बड़े बड़े नामी गिरामी लोग रहे हैं, तो यार ये थोड़ी है कि जैसे आप मान लेते हैं कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति है या थोड़ा कम सामान्य वर्ग का व्यक्ति, सामान्य वर्ग में भी क्लासेस है ना हमारे यहाँ अलग अलग वैसे, तो उस तरीके कोई व्यक्ति है, उसके पास में पैसे की तंगी आएगी तो वो कुछ भी संसाधनों का उपयोग करके जीविका चलाने लगेगा, मतलब कुछ भी कर लेगा वो। ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये मर तो सकते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप वो नहीं कर सकते ना आपकी, आप जो है सीधे सब्जी बेचने लगेंगे, कबाड़ बेचने लगेंगे या कोई दूसरे कार्य करने लगेंगे या भीख मांगने लगेंगे। तो आम आदमी तो भीख मांग के भी काम चला लेगा, लेकिन ये तो वो नहीं कर सकते। तो इन सब चीजों से उनकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है और उनका जो एक प्रभुत्व हुआ करता था, उसके ऊपर एक तगड़ा झटका लगता है। और ऐसी ही घटना जैसी जमींदारों के साथ घटित हुई, ऐसी ही घटना नवाबों और राजाओं के साथ भी घटित हुई। तो ये सब अपमानित हो गए हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा, इनको क्या कर दिया गया है, ये अंग्रेजों द्वारा अपमानित हैं। ये सारे के सारे लोग अंग्रेजों द्वारा क्या हैं, ये अपमानित हैं, अपमानित। और अब आप सोच रहे होंगे कि जब इनको इनकी जमीन छीन ली गई, इनका इनसे राज्य छीन लिया गया, तो क्या सभी जगहों पर अंग्रेज भू राजस्व वसूलने के लिए जाते थे या फिर सभी राजगद्दियों पर अंग्रेज बैठते थे? तो ऐसा नहीं है। इनको हटा करके उन लोगों को बैठाया जाता था जो मैंने कहा कि ब्रिटिशर्स के हितकारी होंगे, उनको इसमें बैठाया जाता था। तो यहां पर यही ध्यान रखना है कि अब जो नए लोग आएंगे, नए लोग जो जैसे मान लेते हैं कोई नया जमींदार आया, तो ये तो नया नया जमींदार है, ये तो सोचेगा कि यार इन लोगों ने खूब मजे किए हैं, पहले वर्षों से पुश्तैनी जमींदारी रही है, आज हमको जमींदारी मिली है, अब तो ये फिर वसूलना शुरू करेंगे। तो अल्टीमेटली एक तो ये वसूलना शुरू करेंगे, उससे इनकी रेपुटेशन बढ़ेगी, इनकी रेपुटेशन घटेगी। दूसरा इंपैक्ट ये होगा कि अल्टीमेटली जो अत्याचार होगा वो किसानों पर होगा, किसानों पर अत्याचार, अत्याचार जो है वो क्या हो जाएगा, ये किसानों पर अत्याचार बढ़ जाएगा। किसान हुए या जो भी दूसरे टैक्स लेने वाले जो वर्ग हैं उनके ऊपर ये बढ़ जाएगा। तो ये नए अभिजात वर्ग होंगे। अभिजात वर्ग मतलब एलीट क्लास, बड़े लोग।
तो ये नए सामंत वर्ग हैं, नए अभिजात वर्ग हैं, नए बड़े लोग हैं। इन अभिजात वर्ग के अहित, मतलब ये जो नए अभिजात वर्ग हैं ये डेवलप होंगे, और जो पुराने अभिजात वर्ग हैं उनका वो डिक्रीज हो जाएंगे, वो घट जाएंगे। तो क्या लिखा है, अभिजात वर्ग के अहित में किसानों और दस्तकारों ने हथियार क्यों उठा लिए। ये एक क्वेश्चन क्रिएट हो गया कि फिर वही बात है, कल जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो तमाम सारे जो विद्रोही नेतृत्वकर्ता थे उनके अपने अलग अलग इश्यूज थे, अपने अलग अलग उद्देश्य थे, और विद्रोहियों का साथ लेकर के वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने का प्रयास कर रहे थे, जिनके प्रयासों को दबा दिया गया, दमन कर दिया गया, और इसलिए 1857 का विद्रोह असफल हो गया। वैसे ही या तो प्रश्न बना था वहां पर कि यार वो जो लोग थे, वो विद्रोहियों, सिपाही जो विद्रोही हुए थे, उन्होंने उनका साथ क्यों लिया था। वैसा ही एक क्वेश्चन यहां पर बन रहा है कि अभिजात वर्ग परेशान हो रहा है। भाई तुम परेशान हो रहे हो, तुम्हारी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तुम्हारा राजा और नवाबी जो है दांव पर लगी हुई है, तो उसके लिए आम किसान और आम दस्तकार जो है वो क्यों हथियार उठा रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। जबकि हमने पिछले वहां पर बताया था कि वहां पर एक रीजन था, एक प्रमुख रीजन था कि उनके अपने धर्म का उनको खतरा था, उनके धर्म परिवर्तन होने का खतरा था, उस लिए जो है वो विद्रोह करना चाहते थे। यहां पर विद्रोह के प्रमुख कारण क्या रहे होंगे, यहां के प्रमुख विद्रोह के कारण को समझिए। मैंने कहा कि जो नए जमींदार आए, इन्होंने क्या किया, भाई ये इस तरीके की वसूली कैसे हुई। ये जो वसूली आप देख रहे हैं यहां पर, ये मोर देन 50% वसूली जो हो रही है, दुगनी वसूली जो हो रही है, दुगनी वसूली कैसे हो रही है, बात समझ रहे हैं ना। तो ये जो नए जमींदार आए हैं ये ब्रिटिश हितकारी है। नए जमींदार ये कौन है, ये ब्रिटिश हितकारी, ब्रिटिश हितकारी। और जब ब्रिटिश हितकारी हैं तो ब्रिटिशर्स इनका ध्यान रख रहे होंगे। ध्यान रखने का भी अपना एक स्वार्थ है अंग्रेजों का यहां पर, कि ये आसानी से, ये भारतीय हैं, ये भारतीय लोगों को समझते हैं, ये आसानी से राजस्व वसूली कर लेंगे और हम इनको इनका जो भी बिचौलिया जो टैक्स है वो दे देंगे। मतलब कहने का इनको उसको, ये एक तरीके के बिचौलिया ही हैं। तो इन बिचौलियों ने भी कमाने की सोची, ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजों को खुश रखते थे तो अंग्रेज इनको ज्यादा से ज्यादा बीच में कमीशन दिया करते थे। तो उस कमीशन के कारण क्या हुआ, किराए बढ़ गए, लगान बढ़ गया, और जब लगान और किराया नहीं चुका पाता था किसान तो वो जाता था साहूकार के पास। साहूकार के पास, साहूकार कौन होते हैं, जो ब्याज पे पैसा देते हैं। तो इधर लगान बढ़ाया गया, ये लगान अधिक बढ़ाने वाले नए सामंती वर्ग के लोग जो हैं ब्रिटिशर्स के हैं, उससे जब लगान बढ़ गया, किराया बढ़ गया, टैक्सेस बढ़ गए, तो जब वो नहीं टाइम पे चुका पाए और बचना है उन्हें, तो वो फिर उधार लेने वाली संस्था के पास गए। उधार लेने संस्था साहूकार, साहूकार भी ब्रिटिश हितकारी हैं अब, क्योंकि सबने अंग्रेजों से कनेक्शंस बना रखा है कि हम ऐसा करेंगे, फिर ज्यादा किराया बढ़ेगा, फिर तुम टैक्सेस देना। अब साहूकारों ने क्या किया कि कर्ज देना शुरू किया, और अब कर्ज दिया तो है, क्योंकि लगान बढ़ता चला जा रहा है, तो कर्ज चुकाएगा कब व्यक्ति, इसकी वजह से कर्ज का बोझ भी क्या हो गया, बढ़ता चला गया। तो इस तरह से पूरी तरीके से आर्थिक जो स्थितियां हैं किसान की, वो दम तोड़ देती हैं। और जब भी कोई चीज कभी दम तोड़ने वाला होता है तब फिर वो एक बार पुशबैक करता ही है। जैसे मैंने एक बार आप लोगों को, जो मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे, मैंने उनको बताया होगा कि वैसे आमतौर पर बिल्ली जो है वो कुत्ते से डरती है, लेकिन जब श्वान यानी कि कुत्ते जो है जब बिल्ली को दौड़ाने लगते हैं और उसके पास, बिल्ली के पास अंतिम चारा कोई नहीं बचता है बचने का, तब फिर वह संघर्ष करने के लिए खड़ी होती है। पूंछ एकदम फनफना लेगी, दांत निकाल लेगी, और फिर वो कुत्ते जो होते हैं, जो उसका पीछा अभी तक कर रहे थे, जो उसको मारने के लिए आतुर थे, वो दुम दबा करके भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो सेम कंडीशन यहां पर भी है कि अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स से बचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अंततः जब जो है, जब इतना कर्ज का बोझ हो ही जाएगा, जब मरने ही लगेंगे, तो अंदर से एक भयंकर तरीके का एक जो ब्रिटिशर्स के प्रति निरुत्साहन है, वो इनका प्रोत्साहन बन जाएगा, और वो प्रोत्साहन इनको विद्रोह के रूप में देखने को मिलेगा। कृषि अर्थव्यवस्था इससे समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि लोग लगान दे नहीं पा रहे हैं। जब लगान नहीं दे पा रहे हैं तो इनके जो खेत हैं, वो खेत क्या हो जा रहे हैं, वो छीन लिए जा रहे हैं, छीन लिए गए। जब इनसे इनके खेत छीन लिए गए, तो अब किराया तो देना है आपको, खेत छीन लिए गए हैं, कर्जा भी बढ़ा हुआ है, तो अब आइए आप नौकरी करिए, नौकरी करिए।
तो बेसिकली इससे कृषि अर्थव्यवस्था तो क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब ये लोग अपनी वसूली जो है, ब्रिटिशर्स का इनके ऊपर हाथ है, तो वसूली करने में ये बिल्कुल चूक नहीं रहे, भयंकर तरीके से वसूली करना चाहते हैं। ऐसे में ये जो नए अभिजात वर्ग के लोग हैं, इन्होंने शोषण करना बुरी तरीके से शुरू कर दिया। वसूली के लिए शोषण करने में मारपीट करना, 50 कोड़े लगा दो। अब कोड़े लगाने से पैसे थोड़ी नहीं वापस मिल जाएंगे, कई बार तो कोड़े भी मारते थे और पैसे भी लेना होता था इन्हें। कोड़े मारना, तमाम प्रकार की यातनाएं देना, जैसे नग्न करके जो है गांव में टहला देना, या फिर चलते अंगारों पर उन्हें दौड़ा देना, या फिर बर्फ की सिल्ली पर लेटा देना, या फिर उल्टे पेड़ पे लटका देना। ऐसे विभिन्न प्रकार की यातनाएं जो हैं इन लोगों को दी जाती थी। कई बार जब ये किसान जाया करते थे न्याय मांगने के लिए, तो आपको मैं बता दूं कि जो न्यायपालिका है, वह न्यायपालिका भी अंधी, बहरी और गूंगी थी, क्योंकि वो भी ब्रिटिशर्स के ही, मतलब सब कुछ ब्रिटिशर्स के नेतृत्व में चल रहा था। तो इनको वहां न्याय भी नहीं मिलता था, उल्टे न्याय मांगने जाते थे तो इन्हीं को जेल डाल दिया था कि तुमने इतने समय से कर्जा क्यों नहीं चुकाया। तो बेसिक बात यही है कि जो पुलिस है, जो प्रशासन है और जो न्यायपालिका है, ये सब के सब क्या हो गए हैं, ये भयंकर तरीके से भ्रष्ट हो गए हैं। सबकी कमीशनखोरी सेट है, कोई भी किसानों को सुनने वाला नहीं है, कोई भी जो जिनकी जमीन जा चुकी है जमींदारों की, उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। तो पूरी तरीके से इसी को बोलते हैं अंधा राज। ये अंधा राज जो है ब्रिटिशर्स का शुरू हो गया है। देखिए यहां पर क्या कह रहा है विलियम एडवर्ड, जो है वो एक शब्द कह रहे हैं। विलियम एडवर्ड कह रहे हैं पुलिस जनता की उत्पीड़क हो गई है, जबकि पुलिस तो रक्षक होनी चाहिए थी, और हमारी सरकार के प्रति असंतोष का मुख्य कारण पुलिस द्वारा ढाए जाने वाले जुल्म है। कल की घटना से याद करिए कि 1857 का जो विद्रोह है, उस 1857 के विद्रोह में सैनिकों ने विद्रोह क्यों किया। तो आपको कल वाली चीज एक याद होगी, जिसमें मैंने आपको बताया कि सैनिकों ने इसलिए विद्रोह किया क्योंकि बेसिकली सैनिक जो है कोई और नहीं है, ये किसान है। ये कोई और नहीं है, ये किसान है जो सैनिक बने हैं। और अगर आप उन्हीं किसानों पर इस तरीके के अत्याचार लगातार कर रहे हैं, जुल्म ढा रहे हैं, तो फिर वो किसके पास जाएगा, न्यायपालिका के पास जाएगा। और न्यायपालिका भी वही कर रही है। जब न्यायपालिका भी वही कर रही है तो फिर ये किसके पास जाएगा, कहीं तो अपनी आवाज उठाएगा। वही आवाज विद्रोह के रूप में सामने उठी। एक और यहां पर दिखाया गया है कि और किस तरीके से चीजें नष्ट हुई। मुक्त व्यापार के नियम लागू किए गए। अब मुक्त व्यापार के नियम लागू करने से क्या हुआ, बाजार जो थे, लोकल बाजार जो थे, वो लोकल बाजार विदेशी वस्तुओं से भर गए। विदेशी वस्तुओं से भर गए बाजार। और विदेशी वस्तु जो हैं ये हैंडमेड नहीं है, ये मशीन मेड हैं। क्योंकि टैक्सेस नहीं लगे हैं तो सस्ते हैं, तो सस्ते भी हैं और अच्छे भी हैं, तो इनकी मांग जो है वो बढ़ गई है। और किन लोगों ने बढ़ा दी है, वही लोग जो ब्रिटिशर्स के चाटुकार हैं, उन लोगों ने बढ़ा दी है मांग। तो इस तरीके से जो मार्केट है वो खराब हो गया लोकल्स के लिए। तो दस्तकारी जो है वो क्या हो गई, बिल्कुल चौपट हो गई। इसी तरीके से दस्तकारी के साथ साथ जो आपका ये है शिल्पकारी है, वो शिल्पकारी जो है वो खराब हो गई। शिल्पकारी कैसे खराब हो गई, अब ये कई ऐसे शिल्पकार होते थे, जब पहले नवाबों का शासन हुआ करता था, तो नवाब हैं या फिर राजा हैं या फिर बड़े बड़े सामंत हैं जो पूर्व वाले थे, जिनकी चीजें छीन ली गई हैं, उनके, आप देखिए मैंने कहा ना कि उनकी अपनी एक बड़ी इज्जत हुआ करती थी। और मैंने शुरुआत में आपको पिछले उसमें बताया कि यार वो इतने ज्यादा धन विहीन हो गए थे कि ठीक है वो खाना कमाना तो कर सकते थे, लेकिन उनकी जो शानो शौकत हुआ करती थी उसका बट्टा लग गया था। और अब वो भीख तो नहीं मांग सकते थे, तो इतनी कंडीशन में नहीं है कि यार वो भीख मांगेंगे, वो भीख नहीं मांग सकते थे, लेकिन कंडीशन बहुत खराब है। तो अब जो पहले उनकी इज्जत थी, साख थी, वो इज्जत साख रखता कौन था, वो यही लोग तो रखते थे। ये माई बाप करते हुए हाथ जोड़ करके उनके पास पहुंचते थे, वो इनका ख्याल रखते थे। ख्याल रखने में भले ही चापलूसी कर लें या फिर उनका कुछ उस तरीके का नुकसान हो, लेकिन ये मतलब वो हमारी जय कर रहा है तो हम उसी से खुश हैं और हम उसको चीजें जो है लुटा करके दे रहे हैं। तो बेकाम की चीजें भी इन शिल्पकारों से खरीद ली आती थी। तो इसकी वजह से शिल्पकार जो हैं उनकी वस्तुओं के ये अच्छे खरीदार हुआ करते थे। कुछ नहीं तो घर में अच्छी पेंटिंग है, अच्छी जो है शिल्पकारी जो वस्तुएं हैं, वो दिखावे के लिए ही रखना वो शुरू करते थे, तो उसके लिए ही वो खरीद लेते थे। तो इनका तो काम चल जाता था उसी से। पेंटिंग है या फिर दूसरे प्रकार के कुछ भी चीजें हैं, शिल्प की जो वस्तुएं हैं वो रख ली गई।
तो इन शिल्पकारियों के ये बड़े खरीदार हुआ करते थे, ये राजा नवाब और जो सामंत के जो लोग हुआ करते थे। लेकिन इन सब लोगों के हनन हो जाने की वजह से इनका जो चौकस था, एक तरीके से जो चकाचौंध थी इनकी, वो उसके हनन हो जाने की वजह से इस वर्ग का यहां पर भी नुकसान हुआ और मार्केट खत्म होने से इस वर्ग का वहां पर भी नुकसान हुआ। फिर कह रहा है कि धार्मिक नेताओं और बौद्धिक तबके का भी विरोध यहां पर हुआ। अब इनका विरोध क्यों हुआ? क्योंकि राजा का जब जैसे दरबार लगता था तो राजा के दरबार में आपने देखा कि तमाम सारे चाटुकार राजा के दरबार में भी हैं। तो राजा के दरबार में चाटुकार एक थोड़ा निगेटिव टर्म हो गया, वो तो है ही, लेकिन कुछ दूसरे लोग भी हैं जिनको शासन का संरक्षण मिलता था, राजा का संरक्षण मिलता था। जैसे मान लेते हैं कोई विद्वान है, तो अब वो विद्वान राजा के दरबार में प्रतिष्ठित रूप से बैठा हुआ है। अब जैसे बीरबल कौन है राजा के दरबार में, वो तो बाद में जो है ठीक है बन जाते हैं, लेकिन शुरुआती तौर पे आपको ये सुनने को मिलता है कि भाई वो तो क्या है, एक विद्वान थे, इसकी वजह से उनको राजा के दरबार में स्थान मिला। तो इस तरीके से तमाम सारे विद्वान, जैसे कालिदास नवरत्नों में शामिल है। यहां अंग्रेज कालिदास को लेकर के क्या करेंगे, काहे का नवरत्न, है ना, बात समझ रहे हैं। तो ये जो बौद्धिक तबका है, ये जो धार्मिक नेता हैं, अब प्राचीन समय में चले जाइए, राजाओं के धर्मगुरु हुआ करते थे। अब जब धर्मगुरु हैं तो वो कुछ ना कुछ धार्मिक कार्य संपन्न कराएंगे, तो अकेले तो करेंगे नहीं, पूरी उनकी धार्मिक मंडली होगी। राजा इस तरीके के कार्य संपन्न कराता रहता था, यज्ञ हवन इस तरीके की चीजें करा रहा है, अंग्रेज थोड़ी कराएंगे। तो धार्मिक नेता हैं, जो पंडित हैं, या फिर अब मैं फिर हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, इस्लाम की बात कर लें आप, तो उसमें भी जो मौलवी इत्यादि हैं, वो सब का दरबार से निकासी हो गया और वो सब बेकार हो गए। इनके पास तो और कोई काम भी नहीं है ना, ये और कर भी क्या सकते हैं। अभी तो धार्मिक गुरु हैं, ये धार्मिक नेता हैं, और धर्म का अब महत्व ही नहीं रहा, बेधर्म हो गया सारी चीजें। तो ये अस्तित्व विहीन होने लगे। बौद्धिक तबका जो है वो उसका बहुत ज्यादा जैसे तमाम प्रकार के साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, कवि हैं, चारण हैं, जो राजाओं की प्रशंसा में इतिहास उनके लिख रहे हैं, अब उन सब का कोई यूज नहीं है। ये सब भी क्या हो गए, बेकार हो गए, बेकार निकल गए। मतलब अब उनका अंग्रेजों को उनका कोई काम नहीं है। फिर ब्रिटिश शासन का पूरा चरित्र ही विदेशी था। ऑब्वियस सी बात है कि उनका पूरा चरित्र विदेशी है। विदेशी चरित्र जो है उसके, अब एक शासन हटे और दूसरा शासन आया। अभी तक क्या होता था, जैसे एक राजा हटा, उसको भले ही अत्याचार के थ्रू हटाया गया हो या उसकी हत्या कर दी गई हो, मार दिया गया हो, लेकिन जो दूसरा शासक बैठा है वह भी वही है जिस जैसा ये है। मतलब ये भारतीय था तो ये भी भारतीय ही था, नहीं, चरित्र उसका भारतीय है। जैसे मान लेते हैं कि औरंगजेब ने अपने पिता को जो है कैद कर दिया, अब पिता भी मुगल ही थे ना, और औरंगजेब भी मुगल ही है, तो शासन का चरित्र जो है वो देशी ही है। लेकिन अब मान लेते हैं कि औरंगजेब को हटा करके ब्रिटिशर शासन करने लगे, तो यहां शासन का चरित्र बदल गया। तो यही कह रहे हैं कि यहां पर ब्रिटिश शासन का जो पूरा चरित्र है वो विदेशी है। और इन विदेशियों ने क्या किया, इस तरीके की घटनाओं के कारण तमाम सारे लोगों के जो अहम हैं, अब ये बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं यार, मतलब आप समझिए प्रतिष्ठित विद्वान हैं, इनको आपने कहीं का नहीं छोड़ा, रास्ते का आदमी बना दिया एकदम। तो इनके अहम को भयंकर चोट लगी, और इस भयंकर चोट ने जो अपमान भारतीयों को दिया, इस अपमान का बदला लेने के लिए विदेशियों को अपनी धरती से बाहर करने का प्रयास किया, और यही प्रयास विद्रोह के रूप में आपको जगह जगह पर देखने को मिले। आई होप कि द कॉन्सेप्ट हैज बीन वेरी क्लियर कि कैसे जो है, क्यों ये विद्रोह हो रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो किताब है ये फैक्ट के ऊपर कम है, इसी कारण मैं आप लोगों को यहां पर लिखी हुई पीपीटी दे रहा हूं। अदरवाइज मैं पीपीटी पर कभी भी लिखा हुआ चीज नहीं लाता हूं, आप जो पुराने स्टूडेंट है वो जानते होंगे। आगे भी कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें फैक्ट्स हैं, उसमें मैं आपको इस तरीके की लिखी हुई चीज दूं, ये कोई जरूरी नहीं है। तो आगे ये डिमांड नहीं करना शुरू कर देना कि सर वैसी पीपीटी बना के दीजिए, मैं आपकी डिमांड नहीं पूरी कर पाऊंगा। फ्री में यार इतना ही कर सकते हैं कि जितनी मैक्सिमम सहायता होगी उतना करेंगे। देखिए कोई चीजें स्पष्ट खुल करके बोल रहा हूं मैं, हर चीज में मेहनत लगती है और मेहनत का हमेशा मूल्य होता है, हर मेहनत का मूल्य। और मेहनत का अगर आप मूल्य नहीं लगाएंगे तो फिर विद्रोह होगा। ये मेहनती थे, इनका मेहनत का मूल्य ब्रिटिशर्स नहीं लगा रहे थे। तो आप भी ये समझिए कि मैं मेहनत कर रहा हूं, अगर आप उसका मूल्य नहीं लगाएंगे तो फिर बेकार है। तो अभी जो जैसे YouTube पे तो ये निःशुल्क है, तो फिर इसका क्या मूल्य है? इसका मूल्य है कि आप अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं, क्लियर करें, कल को हमारे संपर्क में आए और बताएं कि सर हमने आपकी क्लास पढ़ करके अच्छी तैयारी कर ली थी।
व्यूज जो हैं वो मतलब लाइव अगर बढ़े तो बहुत बेहतर बात है, यही हमारे लिए पेड चीज हो जाएगी, है ना। तो आगे चल करके हो सकता है कि मैं ब्लैंक पीपीटी में भी पढ़ाऊं, तो आप इस चीज की डिमांड एक्स्ट्रा नहीं करिएगा। एज पर जो चैप्टर है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यहां पर लेक्चर इस तरीके का है, फैक्ट वाले ज्यादा नहीं है, क्योंकि बोलना ज्यादा है, इस वजह से मैंने आपको ये पीपीटी इस तरीके की रखी है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे चीजों को, ठीक है। चलिए अब हम सीधे आते हैं कि मैंने आपको अभी तक मैंने आपको बता दिया कि भाई ये जो नागरिक विद्रोह हैं या फिर जो आदिवासी विद्रोह होंगे आगे, आदिवासी विद्रोह जो हैं, या फिर जो आगे आप किसान विद्रोह देखेंगे, ये सब विद्रोह होने के कारण क्या है। तो कारण, बेसिक कारण जो है मैंने आपको बता दिया, खास तौर से नागरिक विद्रोह होने के बेसिक कारण जो थे वो मैंने आपको बता दिया। अब हम कुछ फैक्ट हैं जो जल्दी जल्दी यहां पर कवर कर लेंगे, जैसे कि नागरिक विद्रोह जो है ये आपके मूल तौर से बंगाल और बिहार से शुरू हुए, और आप लोगों ने सन्यासी विद्रोह का नाम सुना होगा, है ना। आप लोगों ने सन्यासी विद्रोह का नाम सुना होगा, फकीर विद्रोह का नाम सुना होगा। तो सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह एक ही तरीके का विद्रोह है, बस सन्यासी विद्रोह थोड़ा जो शंकराचार्य के जो फॉलोअर्स थे उनके द्वारा किया गया, और फकीर विद्रोह जो है वो मुस्लिम जो धार्मिक नेता हैं उनके नेतृत्व में किया गया। तो मैंने आपको कहा जहां जहां औपनिवेशिक विद्रोह हुए, जहां जहां औपनिवेशिक शासन बढ़ता चला गया, वहां वहां विद्रोह जो है वो बढ़ता चला गया। और इतिहास बताता है कि क्योंकि लगातार प्रसार जो है अंग्रेजों का हुआ, लगातार प्रसार हुआ, तो जैसे जैसे प्रसार होता चला गया वैसे वैसे विद्रोह होते चले गए। इस यही परिणाम है कि लगभग हर वर्ष कहीं ना कहीं अंग्रेजों को अपना शासन स्टैब्लिश करना इतना आसान नहीं रहा है भारत में। हम लोग सोचते हैं कि बस अंग्रेज आए, आक्रमण किए, जीते और शासन बढ़ाते चले गए। इट वॉज नॉट सो इजी, क्योंकि भारत में ऐसा नहीं कि लोग वीर योद्धा नहीं, दिक्कत यह है कि वो चालाक हैं, ब्रिटिशर्स जो हैं वो चालाक हैं, वो चालाकी भारत में नहीं थी। और भारत में विघटित हैं हम लोग, शक्तिशाली हैं किंतु विघटित हैं, वहां कम शक्तिशाली हैं लेकिन संगठित हैं। तो हमेशा संगठन आगे बढ़ता है, ये ध्यान रखें। हमेशा थोड़ी बहुत अपनी कार्य के प्रति चालाकी रखनी होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको कोई भी बेवकूफ बना देगा। तो ये चीज हमको सीखनी है, ब्रिटिशर्स के आने से ये सब चीजें तो हम लोगों ने सीख ही ली हालांकि। तो वही कह रहा कि हर वर्ष या शायद ही कोई ऐसा डेकेड या कोई भी ऐसा दशक रहा होगा, हर वर्ष तो विद्रोह छोटे मोटे होते रहते थे, लेकिन हर 10 साल में एक बड़ा विद्रोह हमको देखने को मिल ही जाता था। हर दशक में इस तरीके का एक विद्रोह देखने को मिल जाता। तो वही यहां पे कह रहा है कि 1663 से लेकर के 1763 से लेकर के 1856, अच्छा 1763 फिर आप ध्यान करिए 1757, 1764, है ना, बक्सर के युद्ध के आसपास की घटना। और मैंने वही बताया कि वहां से लेकर के विद्रोह शुरू हो गया था। और 1856 की बात कर रहे हैं तो 1857 की क्रांति हो ही जाती है। 1856 में बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को बड़ी व्यापक तरीके से लागू किया गया था, और फिर उसके बाद तो 1857 की क्रांति हो गई। तो इन बिटवीन हम इसको लगभग जो है जो 100 वर्ष आ रहा है, जो ये लगभग 100 वर्ष का जो समय है, इन 100 वर्षों के समय में मोर देन 40 विद्रोह जो हैं वो हुए हैं। बड़े विद्रोहों की बात कर रहा हूं मैं, बड़े विद्रोह, ठीक है। 40 से अधिक बड़े विद्रोह हमको देखने को मिलते हैं, जिनमें से बंगाल से अगर हम शुरुआत करते हुए लेके चलें तो एक विद्रोह है जिसको हम कह रहे हैं सन्यासी विद्रोह। क्या कह रहे हैं इस विद्रोह को? सन्यासी विद्रोह कर रहे हैं। बेसिकली सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 तक में चला। अब देखिए मैं आपको पूरी तरीके से सन्यासी विद्रोह नहीं बताने जा रहा हूं, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम विपिन चंद्रा की किताब जो है उस किताब के इर्द गिर्द चल रहे हैं, इससे कि आप जब रीडिंग करें किताब की तो आपको सारी चीजें समझ में आए। ऐसा ही मैंने आप लोगों को उसमें पढ़ाया था स्पेक्ट्रम में। तो जब स्पेक्ट्रम में पढ़ाते थे तो चीजें डीप इसीलिए चली जाती थी, है ना, क्योंकि उसमें ज्यादा चीजें थी। तो यहां पर सन्यासी विद्रोह की मूल बात जो वो ये है कि ब्रिटिशर्स ने जब सब तरफ से हमला करना शुरू किया, सब चीजों को एडजस्ट करना शुरू किया, तो पहले जो धर्म यात्राएं हुआ करती थी, कोई धार्मिक यात्रा हो रही है, कुछ भी इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो धार्मिक यात्राएं निःशुल्क होती थी। धार्मिक यात्राओं पर इन लोगों ने क्या कर दिया? कर लगाना शुरू कर दिया, कर लगा दिया। किन लोगों ने कर लगा दिया? ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने क्या किया? इसके ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। अब ये कर सन्यासियों के ऊपर लगाया जाए, वो भी उनकी तीर्थ यात्राओं पर, धार्मिक यात्राओं पर, ये उचित नहीं है। हालांकि मुगलों के शासन के दौरान भी इस तरीके के
गैर मुस्लिम लोगों के ऊपर इस तरीके के कर लगाए जाते थे। लेकिन कई सारे ऐसे प्रबुद्ध मुस्लिम शासक हुए जिन्होंने इस प्रकार के टैक्सेस समय समय पर हटाए भी हैं। अब जो भी बात तो वही है कि जब राजतंत्र होता है तो भाग्य भरोसे चलता है शासन। राज्य, अगर राजा अच्छा मिल गया तो प्रजा का कल्याण हो जाएगा, राजा अच्छा नहीं मिला तो प्रजा का कल्याण नहीं होता है। तो जब जब राजा अच्छे मिलते रहे, भले ही वो मुगल शासक रहे हों, तो उन लोगों ने क्या किया कि कई बार धार्मिक यात्राओं पर रोक लगे। जैसे अकबर ने धार्मिक यात्राओं पर रोक लगा दी थी, जजिया धार्मिक यात्राओं पर कर लेने से रोक लगा दी थी, जजिया इत्यादि कर जो है वो लेने से मना कर दिया था। तो उसी तरीके से सन्यासी विद्रोह जो है वो इसीलिए हो रहा है कि सन्यासियों को जो है धार्मिक यात्राओं पे कर देना पड़ रहा है, उन्हें मठ में रहने के लिए टैक्सेस देने पड़ रहे हैं, तमाम प्रकार की धार्मिक चीजों पर टैक्स लगना शुरू हो गया है। तो धर्मगुरु जो हैं उन लोगों ने धार्मिक जो गुरु हैं उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, उन फॉलोअर्स को साथ में लेकर के विद्रोह करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार से सन्यासी विद्रोह के पैरेलल ही अगर आप देखेंगे तो आपको फकीर विद्रोह जो है वो भी देखने को मिलेगा। तो फकीर विद्रोह है, सन्यासी विद्रोह है, ये सब एक ही बात है, ये बंगाल से शुरू होते हैं। इसमें आप देखेंगे तमाम सारे कई मुस्लिम नेता आपको देखने को मिलेंगे। जैसे भवानी पाठक हैं वो हिंदू नेता हैं, मजमून शाह हैं वो मुस्लिम नेता हैं। तो हिंदू मुस्लिम तमाम प्रकार के नेताओं के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है और इसका विरोध किया जा रहा है। क्लियर है बात? सन्यासी विद्रोह के द्वारा, सन्यासी विद्रोह के समय में नारेबाजी करी जा रही है, ओम वंदे मातरम, ओम वंदे मातरम। तो ये जो ओम वंदे मातरम है या वंदे मातरम जो चीजें हैं, जो सन्यासी विद्रोह के समय में जिस प्रकार के विद्रोह हुए और उसको जिस तरीके से लीड किया गया, जब चीजें लीड होती हैं तो किसी न किसी नारे के साथ लीड होती हैं, आह्वान के साथ लीड होती हैं, तो उन सब की पूरी कवरेज एक तरीके से आनंद मठ में की गई है। उपन्यास है आनंद मठ। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि आनंद मठ जो है वो किसकी रचना है। आई होप कि आप सब लोगों को मालूम होगी, ये मुझे यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आनंद मठ किसकी रचना है। तो आनंद मठ में इसका प्रयोग किया गया। इसी तरीके से 1666 से 1672 के बीच में चुआर विद्रोह हुआ। अब चुआर विद्रोह भी जमींदार विद्रोह था एक तरीके से, ये भी जमींदारी किसानी विद्रोह है, जमींदारों के नेतृत्व में किया जाने वाला विद्रोह है। तो देखिए आम सन्यासी विद्रोह जो है आम जनता वाला विद्रोह है, ये भी यहाँ पर जमींदार विद्रोह है ना? समझ में आ रही बात? चुआर विद्रोह में भी इसी तरीके की चीजें हमको देखने को मिलेंगी। जब तमाम प्रकार की जमीन जो है वो हड़पी जानी शुरू कर दी गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, जब तमाम सारी जमीन हड़पी जानी शुरू कर दी गई तो सामंतों ने जो है विद्रोह करना शुरू किया। अब ऐसे सामंती विद्रोह जो है बिहार में कई जगहों पर छोटे मोटे विद्रोह भी हुए। जैसे आप देखेंगे रंगपुर और दिनाजपुर में विद्रोह हुआ है 1783 में। इसी तरीके से विष्णुपुर और वीरभूमि की जो जगह है, जो आपको जैसे झारखंड के इत्यादि के इलाकों के आसपास देखने को मिलेगी, 1799 में वहां विद्रोह हुआ है। 1827 से लेकर के 40 के बीच में आपको संबलपुर में विद्रोह देखने को मिलता है। दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो विजयनगर का विद्रोह है। ये सब जैसे ये पॉलीगर्स, यहाँ पे जो विद्रोह हैं ये पॉलीगर विद्रोह कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? पॉलीगर विद्रोह कहलाएंगे। हालांकि मूल रूप से अगर हम देखेंगे तो पॉलीगर विद्रोह में मालाबार रीजन के पॉलीगर्सों का विद्रोह बहुत ज्यादा तगड़ा देखने को मिलता है। लेकिन दक्षिण भारत, मैंने आपको कहा ना कि दक्षिण भारत में जो भी जमींदार हैं वो मूल तौर से वो जमींदार क्या कहला रहे हैं? पॉलीगर्स कहला रहे हैं। तो अलग अलग दक्षिण भारत में विजयनगर की बात कर रहे हैं, तमिलनाडु के पॉलीगरों ने विद्रोह कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार से 19वीं शताब्दी में मालाबार के पॉलीगर्स हैं, उन्होंने विद्रोह कर दिया। पालेर मकाड़ी के जो पॉलीगर्स हैं उन्होंने 1813-14 में विद्रोह कर दिया। तो दक्षिण भारत में तमाम सारे ये पॉलीगर विद्रोह हमको देखने को मिले। और पॉलीगर विद्रोह क्या है ये मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया ही है कि पॉलीगर जो है वो क्या है। एक तरीके से दक्षिण भारत में एक महान विद्रोह देखने को मिलता है, वेलुपंथी विद्रोह, दीवान वेलुपंथी का विद्रोह। दीवान वेलुपंथी बहुत ही वीरता के साथ लड़े थे, लेकिन कुछ लोगों ने गद्दारी इनके साथ कर दी थी और फिर जो ब्रिटिशर्स हैं वो इनके मतलब किले तक पहुंच गए आकर के। तो इन्होंने आत्महत्या कर ली। इन्होंने जब देखा कि सब चारों तरफ से गिर गए हैं तो इन्होंने आत्महत्या कर ली, आत्महत्या। लेकिन ब्रिटिशर्स ने अत्याचार की पराकाष्ठा पार कर दी है, उसका उदाहरण हमको वेलुपंथी विद्रोह में देखने को मिलता है। जिन्होंने आत्महत्या करी उनकी मृत काया को, उनके मृत शरीर को ला करके फांसी पर चढ़ा दिया गया और खुलेआम सार्वजनिक फांसी, उनको मृत शरीर को फांसी दी गई, जिससे कि अन्य लोग विद्रोह ना कर पाए। तो इस तरीके से ये विद्रोह दबाए जाते थे, आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरीके से मैसूर के राजा
ने मैसूर के किसानों का नेतृत्व किया और वहां पर किसानों ने मैसूर में विद्रोह किया। इसी तरीके से विशाखापट्टनम में विद्रोह हुए। ठीक है, इसी तरीके से आप गंजाम में देखेंगे तो वहां के जमींदारों ने विद्रोह किया है। आंध्र प्रदेश में कुरनूल जगह है, ये आंध्र प्रदेश की जगह है कुरनूल, ये उड़ीसा की जगह है, आपको मालूम है उड़ीसा की जगह है, यहां पर गंजाम विद्रोह हुए हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि भारत में कई जगहों पर आपको ये विद्रोह जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, आमतौर पर आप देखेंगे कि भारत में कई जगहों पर आपको ये विद्रोह देखने को मिले। तो ये जो विद्रोह देखने को मिल रहा है, इनकी अगर लोकेशंस को अगर हम समझने का प्रयास करें तो जरा देखिए, मैंने आपको बताया कि भाई पहले जो बंगाल और बिहार का रीजन है, बंगाल और बिहार का रीजन जो है ये पूरा का पूरा मान सकते हैं बंगाल बिहार में विद्रोह हुए। ठीक है, और बंगाल बिहार में जो विद्रोह शुरू हुए हैं वो सन्यासी विद्रोह के रूप में शुरू हुए, मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे ये जो रंगपुर और दिनाजपुर वाला जो एरिया है, ये सब यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। ये रंगपुर है, दिनाजपुर है, ये बिहार वाले इलाके में आपको देखने को मिलेगा। विष्णुपुर है, विष्णुपुर। ठीक है, वीरभूमि का इलाका है, वीरभूमि। ठीक, यहां से लेकर के पश्चिम बंगाल तक के इलाके पूरे आपको देखने को मिलेंगे। संबलपुर का विद्रोह है। उसके बाद दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं कि विजयनगरम विद्रोह है। तो जो विजयनगर का जो एरिया है पूरा, विजयनगर का जो एरिया है पूरा, यहाँ पर ये विजयनगरम विद्रोह है, विजयनगरम। यहीं पर आपको मैसूर के राजाओं का विद्रोह देखने को मिलेगा, मैसूर के राजाओं का विद्रोह। चित्तल दुर्ग का विद्रोह आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, चित्तल दुर्ग का विद्रोह आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। ऐसे तमाम सारे विद्रोह हमको बेसिकली यहाँ पर ये पॉलीगर विद्रोह हमको देखने को मिलेंगे, पॉलीगर विद्रोह हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। विशाखापट्टनम का गंजाम, ये वाला एरिया जो है आपका गंजाम का पड़ता है, यहाँ पर गंजाम विद्रोह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश का कुरनूल जिला है, कुरनूल, यहाँ पर कुरनूल विद्रोह हुआ है 1846-47 में। तो ये अलग अलग जगहों पर आपको विद्रोह देखने को मिल जाते हैं। पश्चिम भारत में भी कुछ विद्रोह हमको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप देखिए सौराष्ट्र वाला इलाका है, गुजरात में कोलीय जो हिस्सा है, ये गुजरात का कोलीय हिस्सा है। यहाँ पर आपका ये सौराष्ट्र रीजन है और कोलीय यहीं पर पाए जाते हैं, ये सौराष्ट्र इलाका है, सौराष्ट्र। तो पश्चिम में आपको सौराष्ट्र वाले इलाके में भी विद्रोह देखने को मिलते हैं गुजरात में। जो पुणे अहमदाबाद के आसपास के जो इलाके हैं, जो हम कह सकते हैं महाराष्ट्र का जो पश्चिमी उत्तरी भाग है, वहां पर आपको भीलों का विद्रोह देखने को मिलेगा। बेसिकली ये मराठा से बिलोंग करते थे, मराठास जो है उनसे बिलोंग करते हैं। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पर आपको भील विद्रोह भी देखने को मिलते हैं। भील विद्रोह आपको यहाँ पर राजस्थान में भी देखने को मिलते हैं, राजस्थान में भी आपको भील विद्रोह देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र वाले इलाके में भी आपको भील विद्रोह देखने को मिलते हैं। ठीक है, कित्तूर विद्रोह मैंने आपको बताया, दक्षिण में सतारा विद्रोह है, ये सब मराठा वाले रीजन्स में आते हैं। ठीक है, गडकरी विद्रोह है, ये सब मराठा वाले रीजन में आते हैं। नॉर्दर्न इंडिया में विद्रोहों को अगर हम देखेंगे तो अलीगढ़ के जो तालुकेदार हैं, बस तालुकेदार भी एक तरीके से, ताल्लुक भी एक जमीन का टुकड़ा होता है। जैसे जमींदार जो है वो जमीन के प्रमुख हितकारी होते हैं, वैसे ताल्लुक के प्रमुख हितकारी जो है वो तालुकेदार हैं। तो अवध इत्यादि में आपको ये तालुकेदार देखने को मिलते हैं। तो अलीगढ़ के तालुकेदारों ने विद्रोह किया है। जबलपुर के जो बुंदेलखंड रीजन जो है, वहां के बुंदेलों ने विद्रोह किया है। पंजाब में जो सेकंड एंग्लो पंजाब वॉर हुआ है, उसमें अंग्रेजों का इसी प्रकार से विरोध देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि इस मैप में कोई जगह बची नहीं, इस मैप में कोई जगह बची नहीं। यहाँ अलीगढ़ उठा लीजिए, यहाँ पर पंजाब रीजन उठा लीजिए, तो कोई जगह बची नहीं है जो आपको, अलीगढ़ का रीजन है, अलीगढ़ थोड़ा और यहाँ पर ले सकते हैं हम। ठीक है, अलीगढ़ जो है हम थोड़ा इधर ले सकते हैं, ये अलीगढ़ रीजन है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको जबलपुर रीजन देखने को मिलेगा, जबलपुर जो रीजन है वहां के विद्रोह देखने को मिलेंगे। यहाँ पंजाब के विद्रोह देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे विद्रोह आपको ये मैप में देखने को मिल जाते हैं। ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में ये विद्रोह जो है वो किए गए, और विद्रोह क्यों किए गए ये सब मैंने आपको पहले बताया। लेकिन फिर इन सब में एक खास सिमिलरिटी है, और वो सिमिलरिटी ये है कि सभी विद्रोहों का जो चरित्र है, सभी विद्रोहों का चरित्र, आप चरित्र कह लें या फिर आप यूं कह लें कि सभी विद्रोहों का जो तरीका है, विद्रोहों के जो तरीके हैं, तरीका विद्रोह करने के जो प्रोसेस है, वो सब एक ही प्रकार का है, वो समान है।
लेकिन आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि अगर विद्रोहों का चरित्र एक तरीके का है, विद्रोह करने के तरीके एक तरीके के हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे विद्रोह मिलकर के राष्ट्रीय विद्रोह को रिप्रेजेंट करते हो। राष्ट्रीय विद्रोह तो तब होगा जब एक साथ एक समय पर सारी चीजें हो रही, तब उसे हम राष्ट्रीय विद्रोह कहेंगे। इसलिए इतने सारे जो विद्रोह हुए हैं 1856 के आसपास तक, 57 से पहले तक, वो सब भले ही एक कारण से एक तरह से हो रहे हों, लेकिन उनमें उनको राष्ट्रीय विद्रोह उनमें से एक को भी नहीं कहा सकता है, क्योंकि जो एक कह सकते हैं कि जो एक समावेशन होना चाहिए, एक तारतम्यता होनी चाहिए, वो कहीं नहीं है। अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से, मतलब तरह तो एक ही जैसा है, लेकिन अलग अलग समय पे और अलग अलग जगह पर हो रहे हैं, एक साथ नहीं हो रहे हैं और एक जगह से नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए हम उनको राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि ये स्थानीय स्तर तक क्या रहे हैं, सिमटे रहे हैं, सिमट के रह गए। तो फिर अब हम तलाशने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनको जो है किस प्रकार से अंग्रेजों ने दबाया, किस प्रकार से ये जो स्थानीय विद्रोह थे, नागरिक विद्रोह थे, उनको कैसे दबाया गया, अंग्रेज ने दबा पाने में सफल क्यों हो गए, उसके पीछे का तर्क क्या है। तर्क ये है कि जो अर्ध सामंती लोग हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा इस वाले पॉइंट, अर्ध सामंती जो लोग हैं, ये अर्ध सामंती लोग विद्रोह का नेतृत्व तो कर रहे हैं, लेकिन क्यों, ये क्यों विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हैं, ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये विद्रोह का नेतृत्व किया, लेकिन क्यों किया, क्यों किया। वेलुपंथी जो है विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन, उसके पीछे खास रीजन क्या है। देखिए यहां पर हमको यह समझना होगा कि इनके विद्रोह के पीछे एक विशेष तर्क है, जो इनका खोया हुआ सम्मान है, खोया हुआ सम्मान। और सम्मान क्या है, बेसिकली आर्थिक और राजनीतिक स्थिति जो इनसे छीन ली गई है, ओहदा। ये चाहते हैं कि ये उस चीज को फिर से वापस पालें, फिर से ये सामंत बड़े बड़े बन जाएं, फिर से पब्लिक के ऊपर इनकी एक अपनी ये हो, क्या नाम है, हनक हो, माई बाप करते हुए सब इनके पास आए। तो जो पुराना एक परंपरा है, आर्थिक राजनीतिक परंपरा है, उसे फिर से, वही ना पिछड़ी, इसी को पिछड़ा नजरिया कहा जा सकता है, उसको लागू करने का प्रयास करते हैं। तो ब्रिटिशर्स कई बार तो विद्रोहियों को ही भड़का देते हैं कि तुम्हारा जो राजा है, जो नेतृत्व करता है, वो तुम्हारा साथ इसलिए नहीं दे रहा है कि तुम उसके हितकारी हो या वो तुम्हारा हितकारी है, हमारे खिलाफ तुम लड़ रहे हो, वो अंततः अपने आप को रीस्टैब्लिश करने के लिए तुम्हारा साथ ले रहा है, वो तुम्हारा हितकारी है नहीं। तो कई बार तो इस तरीके की चीजें देखने को मिली जिसमें अंग्रेज सफल हो गए। शासन के पूर्ववर्ती रूप को पुनर्स्थापित करने की सोच, वही मैंने आपको बताई कि वो फिर से पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। क्षमता विहीन है ये सब, किन्हीं में कोई खास क्षमता है नहीं, क्योंकि आपके पास ना पैसा है, ना आपके पास में सेना है, बस जो आपके अपनी रौब है, उस रौब को लेकर के जो कुछ थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, स्थानीय लोगों के साथ लेकर के जो विद्रोह कर सकते हो कर रहे हैं, और कोई एक साथ नहीं कर रहा है सब अलग थलग है। तो जब तक आप एक नहीं है, स्वाभाविक सी बात है कि आगे वाला वो व्यक्ति जो है वो सफल होगा। अच्छा, कई जगहों पर जमींदारों, जैसे जमींदार हैं, कई जगहों पर बहुत उग्र हैं, जमींदार जो हैं वो कई जगहों पर क्या हैं, वो बहुत उग्र हैं, और कई जगहों पर ये कम उग्र हैं। तो जहां पर कम उग्र हैं, उन जगहों में क्या होता है कि लड़ाई की संभावना कम है। उग्र जगहों पर सेना का इस्तेमाल किया जाएगा, और सेना का इस्तेमाल करेंगे तो राजस्व की तो हानि होगी ना भाई, लोगों की हानि होगी, मैनेजमेंट की हानि होगी। तो अंग्रेज इन सब में समय नहीं व्यर्थ करना चाहते। अंग्रेजों का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, जरूरी होगा तो युद्ध करेंगे, गैर जरूरी तरीके में पहले चीजों को इस्तेमाल कर दें। साम दाम दंड, उसमें दंड सबसे लास्ट में है, भेद सबसे पहले है, और साम दाम चल रहा है बीच में, ठीक है। तो ये सब चीजें, तो जो उग्र हैं, जो बिल्कुल नहीं मानने वाले हैं, उनके ऊपर दमनकारी चक्र चलाया जाता था। दमनकारी, उनके ऊपर क्या किया जाता था, उनके ऊपर दमनकारी चक्र चलता था। और ये दमनकारी चक्र ऐसा होता था, मतलब ये दमनकारी कार्य ऐसे होते थे, इतने होते थे कि वो एग्जाम्पल क्रिएट करते। जैसे मैंने आपको बताया कि वेलुथम्पी को जब मारा गया, मतलब उसकी जब मृत्यु हो गई, तो उसकी लाश को सार्वजनिक रूप से पेड़ से लटका दिया गया, फांसी दे दी गई। तो सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई, जिससे कि अगर कोई दूसरा विद्रोही अगर आंख उठाने का प्रयास कर रहा हो तो समझ जाए कि मरने के बाद भी हम छोड़ेंगे नहीं,
मरने के बाद भी मारेंगे। तो ये इस तरीके के काम करते थे। और जो कम उग्र होते थे उसमें वो अपनी एनर्जी और पैसा नहीं खर्चा कर रहे हैं, वे उनको फुसला ले रहे हैं कि इधर देखो, तुम विद्रोह मत करो, तुम अच्छे व्यक्ति हो, ज्यादा किसी की बात में आओ नहीं, हम तुम्हारी जायदाद लौटा देंगे। अब ये जायदाद लौटा देते थे कुछ समय के लिए और फिर वही अत्याचार शुरू हो जाता था। जो नहीं मानता था इनकी बात, उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती थी, और हत्या सार्वजनिक रूप से कर दी जाती है, इससे कि बाकी लोग डर जाएं। तो इस तरीके से ये अंग्रेज जो है इसको क्या कर रहे हैं, दमन कर दे रहे हैं। तो निर्मम दमन, अब ये सारा काम जो है ना दक्षिण भारत में ज्यादा हुआ। आपने देखेंगे कि बंगाल, आप क्या देख रहे हैं कि बंगाल है, और ध्यान से समझिएगा, बंगाल और दक्षिण भारत, ठीक है, और आपका पंजाब रीजन जो है, आपको मुख्य तौर पे मैंने दिखाया भी लोकेशंस में, वो जगहें हैं जहां पर जमींदारों ने विद्रोह तेजी से किए। लेकिन यही वो लोग हैं जो 1857 में शामिल नहीं होंगे। उसके पीछे तर्क एक मालूम है क्या है? उसके पीछे एक बड़ा तर्क है, 1857 से पहले इस तरीके के निर्मम हत्या, निर्मम दमन, ये आगे फिर विद्रोह के लिए ताकत नहीं जुटा पाए। उत्तर भारत में जब विद्रोह हुआ तो दक्षिण भारत उससे अलग थलग क्यों रहा? उसके पीछे एक तर्क है कि दक्षिण भारत में उससे पहले ही भयंकर अत्याचार अंग्रेज कर चुके हैं, भयंकर अत्याचार कर चुके हैं। तो उससे इनका जो मनोबल है ना, वो मनोबल दब चुका है। अब वो विद्रोह करने की स्थिति में नहीं है। उत्तर भारत के लोग अभी विद्रोह करने की स्थिति में थे, तो वहां पर ज्यादा तेजी से 1857 की क्रांति जो है वो फैली। अब हम आ जाते हैं जनजातीय विद्रोह में। पहले जनजातियों को समझेंगे, खास तौर से ये जनजाति वो हैं जो मूलतः प्राकृतिक जगहों पर, पहाड़ियां इत्यादि जहां पर हैं, पहाड़ियां हैं, जंगल हैं, वहां पर निवास करने वाले लोग, यहाँ के निवासी, इसीलिए इनको जनजातीय बोला जाता है। ठीक है, आदिवासी बोला जाता है, आदिवासी, ठीक है, इनको क्या बोला जा रहा है? आदिवासी जन समूह है। और ये जो मेन स्ट्रीम जो लोग हैं, उन मेन स्ट्रीम लोगों से डिस्कनेक्टेड हैं। ऐसा भी नहीं कि पूरी तरीके से डिस्कनेक्टेड, आप ऐसे समझिए जैसे मान लेते हैं कहीं जंगल में कोई व्यक्ति रह रहा है, तो ये तो एकदम जंगल में रहने वाला है, पेड़ों में छुप करके रह रहे हैं, वहीं पे झाड़ियों में रह रहे हैं, वहां पर उनका एक अपना एक दल है, दल सरदार हैं, उनके मुखिया हैं, उनके नेतृत्व में जो है वो शिकार कर रहे हैं, मतलब और प्राकृतिक चीजों पर पूरी तरीके से बेस्ड हैं। आज यहाँ खेती कर रहे हैं, कल वहां खेती कर रहे हैं, तो इस तरीके के करने वाले लोग हैं। इनसे ठीक एक अपर क्लास है किसानों की। गरीब ये भी हैं और गरीब ये भी हैं, लेकिन इनमें अंतर ये है कि इनका एक अलग क्लास है, इनका एक अलग वर्ग है। ये थोड़ा सा सुसभ्य हैं और यहाँ पर सुसभ्यता की कमी है। भाई थोड़ा सा जंगली प्रवृत्ति के हैं, आदिवासी हैं तो स्वाभाविक सी बात है जंगल के नियमों के अनुसार रहेंगे। आप शहरी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि आप शहर के नियमों के अनुसार रहते हैं। कोई जंगल के नियमों के हिसाब से रहता है तो जंगली कहलाता है। यहाँ पे जंगली को, जंगली शब्द जो है ये कोई खराब शब्द नहीं है, आप इसको अनर्गल ना लें कि यार जंगल में रह रहे तो जंगली, जंगली का इन द सेंस कि जंगल में रहने, जो जहां जैसा रहता है वैसे। हम भारत में रहते हैं, भारतीय, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो ये थोड़ा सा आम दूसरे यहाँ के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो ये थोड़े असभ्य हैं, लेकिन ये अपने आप में तो सभ्य हैं ही ना। आप कौन होते हैं बाहर के लोग असभ्य कहने वाले? तो इनके कुछ कनेक्शंस रहते थे, लेन देन रहता था। जैसे किसानों को कभी कभार जड़ी बूटी की आवश्यकता होती थी जंगल के लोगों के साथ, या कभी कभी इन लोगों को बाहरी वस्तुओं की आवश्यकता होती थी, धान है, चावल है, गेहूं इत्यादि की फसल चाहिए, तो इनके कुछ इंटरनल कनेक्शंस थे। अदरवाइज तो ये दोनों अलग अलग सोसाइटीज हैं, मेन स्ट्रीम से बिल्कुल अलग हुआ करते थे, अलग समाज था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने ये जो वन्य संपत्ति है, और ये भारत की वन्य संपत्ति बहुत ज्यादा उस समय काम की थी। आखिरकार ये काम की क्यों थी? क्योंकि ब्रिटिशर्स लगातार युद्ध में इन्वॉल्व होते थे, उन्हें सेना के लिए हथियार चाहिए होते थे। हथियार पहले कई बार लकड़ियों के ही बनते थे, बड़े बड़े जहाज चाहिए होते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो ये सब लकड़ियों पे बनेंगे। और बहुत सी ऐसी जड़ी बूटी वाली चीजें मिल जाती थी जिनकी यूरोपीय मार्केट में बहुत कीमत होती थी, और जमीन मिलती थी सो अलग। अब जमीन में जंगल काट करके उसको फ्लैट करके खेत बनाए जाते थे। खेत बनाने से वहां पर उपज पैदा होगी, अपना किसी नुमाइंदा को वहां पर बैठा दिया तो अब वो वहां का जमींदार हो गया। तो शुरुआत में इस तरीके के जो जमींदार होते थे वो विद्रोह ना करें तो उन जमींदारों में जमींदारी किसको दी जाती थी? उन्हीं कबीले के सरदारों को ही दी जाती। तो उन्हें बहला फुसला करके कि कहां तुम जंगल के उसमें पड़े हुए हो, हमको इसको काटने दो, हम काट देंगे, तुम यहाँ खेती करो। तुम्हारा क्या है, तुम तो कबीले के सरदार हो, तुम और बड़े सरदार बन जाओगे, 4 लोगों से खेती करवाओगे, रेवेन्यू देना हमको बढ़िया से करके, ठीक है, तुम हमें रेवेन्यू दोगे, हम तुम्हें सुविधाएं देंगे।
तो इस तरीके से बहला फुसला करके यहीं के सरदारों को, यहीं कबीले के लोगों को जमींदार बना दिया गया, उनको जमींदारी का दर्जा दे दिया गया। फिर धीरे धीरे इनसे जमींदारी छीन ली गई, अपने लठैत बैठा दिए इन लोगों ने, गुंडागर्दी करनी शुरू कर दी, अपने जो शहरी जमींदार हैं उनको ये जमीन बेच दी, इनसे खरीद ली गई, उन जमींदारों ने खरीद ली, शहरी जमींदारों ने, और इनको बेदखल कर दिया। तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि ये सब चीज एक साथ नहीं हुई, ये सब चीज एक साथ नहीं हुई। क्यों एक साथ नहीं हुई? उसका रीजन ये है कि शुरुआत में इनको जमींदार बनाया गया, अब इनके पास में इतना बड़ा जमीन आ गया, अब इसमें उत्पादन की दर तय कर दी गई। तो जो आपका उत्पादन है उसके हिसाब से आप क्या देंगे? लगान देंगे। भाई फंस गए ना जाल में, अब तो बस, अब तो साधारण किसान की तरह आप फंस गए। और आप तो और भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है किसान, जो शहरी मतलब गैर जनजातीय किसान है, वो फिर भी थोड़ा सा दुनिया को, देश दुनिया को जान रहा है। आप तो देश दुनिया को भी नहीं जानते, आप तो पहली बार इस चीजों के चक्कर में पड़ रहे हैं। तो आपका लगान बढ़ता जा रहा, आपको पता ही नहीं चल रहा। अब जिस जमीन के आप जमींदार बनाए गए थे, अभी आपकी इसी लगान को बढ़ पाने के कारण और ना दे पाने के कारण, सही समय पे टैक्सेस ना दे पाने के कारण आपकी जमीन आपसे छीन ली जाएगी। तो इस तरीके से सारी चीजें हुई। फिर इन जगहों पर मिशनरियों के भी घुसपैठ होने शुरू हो गए थे। तो इनकी कोई, अब ये जो जनजाति हैं, आप जनजातियों को क्या हिंदू कहेंगे? मतलब क्या ये हिंदू हैं या फिर मुस्लिम है? ये कौन है? धार्मिक रूप से इनकी अपनी एक अलग आस्था है, ये प्रकृति के उपासक हैं। अब देवी देवताओं को तो मुस्लिम्स भी, ऐसा तो है नहीं कि मुस्लिम धर्म में धार्मिक मान्यताएं नहीं हैं, धार्मिक मान्यताएं तो हैं ही। वो एक अलग बात है कि उनकी धार्मिक मान्यताएं हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं से थोड़ी सी विभिन्न है, लेकिन आफ्टर ऑल एक अलमाइटी गॉड को वो भी मानते हैं। तो उसी तरीके से एक अलमाइटी गॉड को ये भी मान रहे हैं, लेकिन इनके तरीके थोड़े अलग हैं। ये प्रकृति के तौर पर मान रहे हैं, ये पेड़ पौधों को अपना देवी देवता मानते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, जमीन की पूजा करते हैं। तो धार्मिक है ये भी, लेकिन इनका धर्म अलग तरीके का है, हिंदुओं का धर्म अलग तरीके का है। तो ये इनको असभ्य कहा जा रहा है। और असभ्य लोगों को सभ्य कौन बनाएंगे? ब्रिटिशर्स। ऐसा मैंने पहले भी आपको कह रहा है, पहली बार तो कह नहीं रहे, पहले भी मैंने कहा है। तो भाई जो मिशनरीज हैं, ये मिशनरीज जाके बताएंगे कि ऐसे नहीं करना है, ये सब कोई आपको कुछ मालूम है नहीं, आप जंगल में रहने वाले लोग हैं, दीन दुनिया के बारे में आपको कुछ मालूम नहीं, हम आपको बताएंगे। तो मिशनरीज जो हैं वो इस इलाके में घुसपैठ करने लगते हैं। अब देखिए कितनी अच्छी, कितनी ब्रिटिशर्स के दृष्टिकोण से देखिए कितने शानदार तरीके का उनका अप्रोच है। और ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियस सी बात है कि जब हम भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो हमारे एकदम रक्त प्रवाह तेज हो जाएगा, गुस्से में हम क्रोध में भर जाएंगे कि यार हम मासूम लोग थे, हमें बहला फुसला करके हमारी जमीन छीन लिया आपने। लेकिन कितने शातिर दिमाग के अंग्रेज थे कि उन्हें मालूम था कि क्या ही विद्रोह करेंगे, तीर तलवार से लड़ने वाले लोग हैं, इन्होंने कभी जो है बाहर की वैसी लड़ाई करी नहीं है, जानते ही नहीं है इनफैक्ट बाहर की दुनिया के बारे में। तो बड़ी आसानी से उनका धर्म परिवर्तन, बड़ी आसानी से उनका जमीन छीन लेना और इस तरीके की चीजें करनी शुरू करी। तो जब ये सारी चीजें लुटने लगी, इनसे छीनने लगी, तो बाहर के महाजन, बाहर के व्यापारी, लगान वसूलने वाले अधिकारी, ये सब बिचौलिए यहां पर बैठा दिए गए। इनसे लगान अंग्रेज थोड़ी वसूलने जा रहे हैं, इनसे लगान यही लोग वसूलने जा रहे हैं। जब ये जमीन का पूरा लगान नहीं दे पाएगा तो यही जमीन इसी महाजन को या फिर इसी व्यापारी को या फिर इसी लगान वसूल करने वाले अधिकारी को या जमींदार को दे दी जाएगी, और अब ये यहाँ के जमींदार हो जाएंगे, और ये तो सीधे ब्रिटिशर्स के संपर्क में। तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से विद्रोह जो है वो क्यों हथियार उठाए जंगल में रहने वाले आदिवासी लोगों ने, उन्होंने हथियार क्यों उठाया, उसका रीजन आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। तो परिणाम वही है, आदिवासियों के हाथ से जमीन निकल गई, अब वे अपने ही खेत में मजदूर से हो गए। पहले वे क्या करते थे? पहले वो झूम खेती, जैसे यहां पर देखिए लिखा है, झूम खेती उनके हाथ से निकल गई। आज वो यहां खेती कर रहे, जंगल उनका पूरा है ना, उनका पूरा जंगल है, वो जंगल के राजा हैं। जंगल में उनको कोई नहीं रोक रहा है कि आज यहां खेती ना करो, कल वहां खेती ना करो। तो उनकी जब जहां जैसे जिस तरफ से उपज हो रही है वो जैसे शिफ्ट करते चले जा रहे हैं। ये झूम खेती है उनकी। आज सर्दी का समय है तो वो ऊपर जाकर के खेती कर ले रहे हैं, नीचे जाकर खेती। शुष्क मौसम है तो वो जहां पर शुष्क इलाका है वहां पर जाकर के खेती कर ले रहे हैं। तो गर्मी और सर्दी के हिसाब से, उनके मौसम के हिसाब से अलग अलग तरीके की वो उपज पैदा कर रहे हैं। जंगल की लकड़ियों पर, जंगल के पेड़ पौधों पर उनका सर्वोच्च अधिकार हुआ था। अब वो सारी चीजें कट गई हैं, ठीक है। तो अब वो अपनी खेती से हाथ धो बैठे हैं। अब क्योंकि उनकी खेत उनसे छीन लिए गए हैं, तो अब जो खुद किसान हुआ करते थे, भाई वो अपने यहाँ के तो किसान ही थे ना, लेकिन उन लगान नहीं चुका पाए, तो उनसे किसानी उनकी छिन गई। अब वे उधार लेने वाले व्यक्ति बन चुके हैं,
कर्जदार हो गए हैं वो, अब वो कर्ज निपटाएंगे मजदूरी करके। तो मजदूरी कैसे कर रहे हैं? वो शहर में आकर के नौकरी कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में लग रहे हैं, उन्हें सेना में भर्ती कर लिया जा रहा है, या दूसरे जो बड़े किसान हैं उन बड़े किसानों के यहाँ वो मजदूरी कर रहे हैं, फसल काट के लाना, मार्केट में ले आकर के बेचना, ये सब चीजें वो कर रहे हैं क्योंकि बलशाली तो यहीं। इनफैक्ट अभी जो पूरा जंगल इनके पास में था, ये जंगल में कहीं पर भी जाते थे, किसी भी चीज के मालिक थे। अब जंगल को ये देखा गया कि कहां पर जंगल में ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया सकता है, कहां पे आम दर की चीजें मिल रही हैं। ब्रिटिशर्स वहां शिकार भी करने जा रहे हैं, तो वो शिकार वाली जो जीव हैं उनके खाल, चमड़े, ये सब भी बेचे जा रहे हैं, उनकी हड्डियां इंपॉर्टेंट हैं, उनको विदेश में सप्लाई करी जा रही है, तस्करी करी जा रही है। तो उन सब चीजों के बारे में ये आदिवासी ज्यादा जानते हैं। तो अब ये उसको करने में सपोर्ट करेंगे, वरना इनकी हत्या कर दी जाएगी। तो जंगल के नए नए कानून बनाए गए हैं, कुछ इलाके बना दिए गए हैं जो रिजर्व इलाके कर दिए गए हैं कि रिजर्व इलाके में ये खुद ही नहीं जा सकते, और अगर जाएंगे तो अंग्रेजों की परमिशन से ही जाएंगे, अंग्रेजों की अनुमति से जाएंगे। गैर अनुमति के आप अपने ही इलाके में नहीं जा सकते। वहां पर ये कभी भी जाकर के अपने पशुओं को चराते थे, अब नहीं चरा पाएंगे, अब उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा आपको। तो आप सोचिए कि कैसे कैसे सारी चीजें गंवाते चले जा रहे हैं। लगान वसूलने वाले लोग उसी प्रकार से शोषण करते थे जैसा मैंने आपको किसानों के प्रति बताया कि जब वो नहीं दे पाते थे, नए जमींदार जो आए थे उन्होंने कैसे किसानों के प्रति शोषण किया था, वैसा ही शोषण यहां पर चलना शुरू हो जाता है। जबरन इन लोगों से बेगारी करवाई जाती है, और जब ये सारी चीजें कराई जाएंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि असंतोष गहरा जाएगा, इसका परिणाम होगा विद्रोह। तो आदिवासी विद्रोह जो है वो हुए। अब आदिवासी विद्रोह में एक बात है कॉमन, आदिवासी विद्रोह जो है वो उनका जो लिखा है कि आदिवासी विद्रोह में जाति हित जो है वो बुनियादी कारण है। जाति हित का मतलब यहां पर यह है कि अपने आदिवासी जाति के प्रति और विदेशियों के प्रति घृणा, अपने आदिवासियों के प्रति समर्थन, ये उनकी मूल भावना है। जैसे संथाल विद्रोह है, जैसे कोई भी रंपा विद्रोह है, या कोई भी इस तरीके के जो विद्रोह आपको देखने को मिल रहे थे, ये सब जनजाति के विद्रोह हैं। और एक जनजाति जो है ये दूसरी जनजाति के ऊपर आक्रमण नहीं करती थी, दूसरी पर आक्रमण नहीं करती थी। जैसा कि आप लोगों को गैर जनजाति इलाकों में देखने को मिलता है कि एक नवाब दूसरे नवाब को हरा करके गद्दी पाने की चाहत रखता है ना, और उसमें वो अंग्रेजों का साथ लेने से भी झिझकता नहीं है। कल को उसके ऊपर भी वही खेल खेला जाएगा, लेकिन आज के लिए वो तैयार है। ये चीज एटलीस्ट मजबूती से ब्रिटिशर्स के चाल यहां पर नहीं चल पाती है। मजबूती से इस मामले में जो है, जो आदिवासी हैं, ये मजबूत हैं। ये अंग्रेजों के खिलाफ एक दूसरे के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते। आपस में जाति विद्रोह, तो जाति बुनियादी कारण यही हमने आपको यहां पर बताया, जाति आधार पर ये स्वयं को संगठित करके रखते हैं। कई बार जब विद्रोह होते हैं तो 2-3 जगहों पर एक साथ, जैसे बंगाल में, झारखंड में कई बार ऐसे विद्रोह हुए जो कई सारी जनजाति, कोल विद्रोह है, तो कई प्रकार की जनजातियां कोल विद्रोह में शामिल हो गई, लेकिन सब जनजातियां ही शामिल हुई, बाहरी लोग नहीं शामिल हुए। लेकिन इसमें भी एक घटना है, इसमें भी एक बात है कि ये बाहरी लोगों पर, उन्हीं बाहरी लोगों पर आक्रमण करते थे जो इनके अपराधी होते थे, जो इनके प्रति अपराध करते थे, जो इनका शोषण करते थे, उन्हीं के ऊपर ये हथियार उठाते थे। कम से कम इतनी समझ तो इनके अंदर थी। पता नहीं किस दृष्टिकोण से अंग्रेज इन्हें आकर के असभ्य कहते थे, ये मुझे मालूम नहीं। जबकि आप सभ्य होकर के इंसानियत का भाव आपके अंदर नहीं, किसी को भी, मरे हुए व्यक्ति को भी आप मार रहे हैं, तो असभ्य तो बेसिकली आप हैं। आदिवासी सभी बाहरी लोगों पर हमला नहीं करते थे। मैंने आपको जैसा कि बताया कि शुरुआत में जैसे किसान वर्ग है जो इनके साथ में है, नाई है, छोटे वर्ग के लोग हैं, बढ़ई हैं, जो भी छोटे दस्तकार हैं, छोटे दस्तकार जो हैं, उनसे इनके संबंध अच्छे हुआ करते थे। और कई बार जब इनके ऊपर शोषण होता था तो ये इन्हीं के नेतृत्व में लड़ते भी थे, ये भी बात भी है। तो हमेशा वो बाहरी लोगों के साथ के ऊपर हमला करते हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन इनके बेसिकली विरोध में बाहरी लोग होते थे। आदिवासी बाहरी लोगों को दिकू कहते हैं। बाहरी लोग का मतलब क्या होता है? बाहरी लोग, बाहरी लोग जो हैं वो दिकू हैं। दिकू का मतलब हो गया बाहरी लोग। परंतु ये कौन से बाहरी लोग हैं? जैसे वो जमींदार हैं, है ना, वो अमीर किसान जो इनकी जमीन हड़प रहे हैं, अमीर किसान जो इनकी क्या कर रहे हैं, जमीन हड़प रहे हैं,
वो साहूकार और यूरोपीय तो पूरी तरीके से दिकू के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहां पर देखिए कुछ मामलों में आदिवासी जाति नहीं बल्कि वर्ग के आधार पर लड़ते थे। तो ये वर्ग के आधार पर क्यों लड़ते थे? ये भी एक ऐसा क्लास है जो शोषित है, ये शोषित वर्ग है, और जनजातियां भी एक ऐसा वर्ग है जो शोषित वर्ग है। तो जब वार्गिक यहां पर जाति आधार पर एक हो रहे हैं कि हम भी जनजाति हैं, तुम भी जनजाति हो, एक होकर लड़ेंगे, यहां पर एक होकर के लड़ने का मुख्य वजह जो है, तुम भी शोषित हो, हम भी शोषित हैं, तो शोषित वर्ग एक साथ होकर के लड़ रहा है। तो कई जगहों पर इस तरीके की चीजें भी हमको जनजाति विद्रोहों में देखने को मिल जाती हैं। संगठित आदिवासियों ने बाहरी लोगों पर हमले करने शुरू कर दिए। अब जो भी दबाव था वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्वाभाविक सी बात है कि अब हमले होने शुरू होंगे। जब हमले होने शुरू होंगे तो जो ब्रिटिश हितकारी हैं, जो औपनिवेशिक शासकों के औपनिवेशिक अधिकारी जो हैं, उनके ऊपर हमले होने लगे। तो जो भी इन लोगों ने मतलब इनको नियंत्रित करने के लिए पुलिस चौकियां बना रखी थी, जगह जगह पर फाइल रखने के जो भंडार बना रखे थे, ऑफिसेज बना रखे थे, सब चीजों के ऊपर इन्होंने हमला करना शुरू कर दिया और इन लोग के ऊपर बुरी तरीके से प्रहार किए गए। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, जब इन लोगों ने विद्रोह किया, मैंने कहा कि ये भी धार्मिक हैं और ये प्रकृति को मानने वाले लोग हैं। ये धार्मिक हैं, ये प्रकृति को मानते हैं, ईश्वर में बड़ा अटल विश्वास है इनको। तो इनमें से जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनको हम ओझा कह सकते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, धर्म पे आस्था विश्वास रखने वाले प्रचार धार्मिक हैं ये। तो ये चमत्कार पर विश्वास करते हैं। ओझा और चमत्कारिक लोग और धार्मिक नेता जो है बहुत सारे इसमें उभरे। तो जब आदिवासी विद्रोह हो रहे हैं, जैसे इसमें सबसे बढ़िया उदाहरण आपको मुंडा विद्रोह का देखने को मिलेगा। उसमें बिरसा मुंडा जो है वो इसी प्रकार से कि हम देवताओं के दूत हैं। तो इनमें में से कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को धार्मिक नेता बताया। इन्होंने कहा कि हमें युद्ध में जाना है, ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर जो है हमारे साथ है, हमें जिताएगा। अंग्रेज इसमें हारेंगे और हम तीर तलवार के बल पर भी, क्योंकि हमारी तरफ से भगवान लड़ रहा है, तो जी खोल करके लड़ना है। तो आप देखिए मोटिवेशन जो है वो सेल्फ मोटिवेशन के रूप में मिल रहा है और वो जो है विद्रोह करना शुरू कर रहे हैं। 3 प्रमुख विद्रोह हैं, उनमें में से एक आपका जो है संथाल विद्रोह हम दिखाएंगे आपको। संथाल विद्रोह जो है ये बंगाल बिहार के आसपास होगा, खास तौर से जो राजमहल पहाड़ियां हैं उसके इर्द गिर्द वाला इलाका जो है वो दामन कोह कहलाता है। तो भागलपुर और राजमहल के बीच का एक क्षेत्र है और ये आपको कहां मिलेगा? ये आपको बिहार में देखने को मिलेगा। ठीक है, बिहार का इलाका, संथाल वहीं की जनजाति है। तो मैंने आपको बताया कि संथाल विद्रोह क्यों हो रहा है, क्योंकि बाहरी लोगों को उन्हें क्या करना है? भगाना है। बाहरी लोग कौन है? दिकू हैं। इनको भगाना है और फिर से जैसी अपनी सत्ता थी, जैसे हम अपने जनजाति के मालिक थे, जैसे हम अपने जंगल के मालिक थे, जैसे हम अपने जर जमीन जोरू के मालिक थे, उन सब चीजों को हमें क्या करना है? उन संघर्ष को हमें चला करके उन सब खोई हुई चीजों को वापस पाना है। इसी चीज को लेकर के संथाल विद्रोह शुरू हुए। तो इस संथाल विद्रोह के बारे में एक कवरेज एक लेखक के द्वारा करी गई, जो कि कलकत्ता रिव्यू में लिखी। इसमें कहा गया कि जो जमींदार हैं, जो पुलिस हैं, जो राजस्व विभाग है और जो अदालतें हैं, उन लोगों ने जम करके इनके ऊपर क्या किया था? अत्याचार किया था। ऐसा नहीं है कि आज अचानक से संथाल विद्रोह शुरू हो गया। मैंने पहले भी आपको कहा कि जमींदारों ने इनकी जमीन छीन ली, पुलिस के पास शिकायत गई तो पुलिस वालों ने इनको उल्टा जेल में बंद कर दिया। इनकी बातें सुनी नहीं, वो जमींदारों के साथ में थे। बड़े ऊंचे ऊंचे लगान लगाए गए राजस्व विभाग की तरफ से। अदालतों में जब जाया करते थे, अदालतों के दरवाजे खटखटाते थे तो इन्हें लंबी लंबी सजाएं दे दी जाती थी। तो सभी लोगों ने जितनी भी भ्रष्टाचार की जो पराकाष्ठा है उसको पार करने के जितने भी प्रयत्न थे, सब ने किए, क्योंकि ये क्या कर सकते थे, ये इनके मन में था। तो इस प्रकार के बहुत सारे जुल्म किए गए। उनकी जमीन छीन ली गई, बेदखल कर दिया गया, उन्हें अपमानित कर दिया गया, उनको कर्ज के बोझ के तले दबा दिया गया। आप यकीन नहीं करेंगे कि इनको इस प्रकार का कर्ज दिया जाता था जिसपे 50% से लेकर के 500% तक ब्याज लगाया जाता था। आप समझ रहे हैं ब्याज की दर, और इनको पता भी नहीं होता था। कई बार 50% से लेकर के 500% तक। आज की डेट में आपको मैं कह दूं कि आप कोई मुझसे लोन लेते हैं और उस लोन पर मैं कह दूं कि 100% आपको क्या देना है? ब्याज देना है। आप लेने की सोचेंगे नहीं आप कभी। 10-12% भी आजकल अगर लोन होता है, 14% भी लोन होता है तो आदमी की हालत खराब हो जाती है भरते भरते। 500% लोन होते थे, 500% कर हो जाते थे इन जमींदारों के, इन साहूकारों के।
और उनकी जब वसूली होती थी तो जबरन वसूली करी जाती थी। कई बार उनकी फसलें उजाड़ दी जाती थी कि वो ना दे पाएं, और फिर हम इनके ऊपर टैक्सेस लगाएं और ज्यादा, और फिर वसूली ना दे पाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे। अब जब विद्रोह करते थे तो इनका ये जो फसल है वो बेकार कर दिया जाता था। हाथी दौड़ा दिए जाते थे, पूरे हाथी इनकी फसल को रौंद देते थे, घोड़े दौड़ा दिए जाते थे, गाय छोड़ दी जाती थी। तो इस तरीके से पूरी फसल बर्बाद कर दी जाती थी, जिससे कि दूसरा कोई विद्रोह करने के लिए तैयार ना हो। इस तरीके के काम किए जाते थे, इनसे बेगारी कराई जाती थी। जब ये रेवेन्यू नहीं दे पाते तो कर का वोट बढ़ता था, फिर इनसे बेगारी कराई जाती थी। तो इन सब चीजों के प्रति 1854 में ये संथाल जो लोग हैं, आदिवासी जो लोग हैं, ये एकदम उतावले हो गए, एग्रेसिव हो गए, और उन्होंने विद्रोह करने की ठानी। 1855 में 30 जून सन 1855 में भगनीडीह में तमाम सारी जनजातियों के एक समूह का आयोजन किया गया। भगवान उनके साथ है ऐसा कहा गया। इस आयोजन में ये जो सभा बुलाई गई, इस सभा में तकरीबन 400 गांवों की जनजातियां जो हैं, 400 गांव की जनजाति समूह है, और इन जनजातियों में तकरीबन 6000 लोग शामिल हुए। तकरीबन 6000 लोग इसमें शामिल हुए। अब उनके सामने मोटिवेशन वही रखा गया कि यार हम लोगों को तैयार रहना है विद्रोह के लिए। अंग्रेज जो है हमारे ऊपर अत्याचार के पराकाष्ठा पार कर चुके हैं, अब हमें चुप नहीं रहना है, और हमारा साथ देने के लिए भगवान है। ये कलयुग आ गया है, पुनः सतयुग प्राप्त करना होगा, पुरानी चीजें हमें फिर से लेकर के आनी होगी। उसके लिए हमें संगठित रहना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें संगठित रहना होगा। तो इनमें यह हुआ कि संगठन बनाइए, जब नगाड़े बजाए जाएंगे तो आप लोगों को इकट्ठे हो जाना है। तो इसमें देखिए सिद्धू क्या कहते हैं, सिद्धू और कानू ये दो प्रमुख संथाल नेता हुआ करते थे। इसमें सिद्धू कहते हैं कि ठाकुर जी जो है हमारे साथ में, ठाकुर जी ने हमें आदेश दिया है कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ में। ठाकुर जी मतलब भगवान के बारे में कहा जा रहा है। तो ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा है कि यह देश साहबों का नहीं है। यह बात सिद्धू ने जो है औपनिवेशिक शासकों से कही है, जो विदेशी हैं उनसे कही है, जो बाहरी व्यक्ति हैं, दिक्कू जो हैं, उनसे कही है कि आप जो साहब लोग हैं ना, आप लोग साहब लोगों के खिलाफ जो है ठाकुर जी ने आदेश दिया है कि यह देश जो है वो साहबों का नहीं है। ठाकुर जी खुद हमारी तरफ से लड़ेंगे, और इस तरह आप साहब लोग और सिपाही लोग खुद ठाकुर जी से लड़ेंगे। और ठाकुर जी से लड़ने का मतलब ये हुआ कि आप ही हारेंगे, मतलब भगवान से लड़ने का मतलब है। तो इस तरीके से मोटिवेशन मिल रहा है। अब आदेश दिए गए, जनजाति समूह इकट्ठे हुए, तकरीबन 60-70 हजार जनजातियां जो हैं वो इस युद्ध के लिए तैयार हुई, इस विद्रोह के लिए तैयार हुई। बड़ा विद्रोह था, तमाम सारे संथाल इकट्ठा हो गए। एक जत्था जाता था लड़ाई करने के लिए, नेतृत्व करता जो है वो कभी हाथी पर या कभी घोड़े पर या फिर कभी पालकी से जाया करते थे। बाकी सारे लोग पीछे हथियार बंद हुआ करते थे, वो सब जाते थे। एक जत्था जा रहा है, उसके बाद दूसरे जत्थे को मैसेजिंग नगाड़े से दी जा रही है। नगाड़ा बजता था तो हथियार लोग उठा लेते थे और शामिल हो जाते थे। और हर एक आम व्यक्ति प्रशिक्षित है वहां पर। ऐसा नहीं है कि किसान हो तुम तो तुम्हें लड़ना नहीं आएगा, सबको लड़ना आता था। तीर तलवार भाले, क्या स्त्रियां क्या पुरुष, सब शामिल हैं इसमें। अब ये इतना बड़ा विद्रोह हुआ और इतनी तेजी से और इतनी संगठित तरीके से विद्रोह हुआ। इस संगठित विद्रोह को देख करके, ये संगठित विद्रोह था संथालों का, इस संगठित विद्रोह को देख करके अंग्रेजों के हाथ पैर फूल आए। और जब ब्रिटिशर्स के हाथ पैर फूल आए तो उन्होंने इनको कंट्रोल करने के लिए, इनके ऊपर भयंकर तरीके से अत्याचार करने के लिए सेना का सहारा लिया। अब पुलिस से नहीं समझ सकते थे, पुलिस से नहीं बच सकते थे, तो इनको सेना का सहारा लेना पड़ा। और सेना ने क्या किया, वही निर्मम हत्याकांड, निर्दयी सेना, आदेश का पालन करने वाली सेना, रौंद देने वाली सेना। अब ये क्या है, ये आधुनिक हथियारों से लैस है, आधुनिक हथियार है इनके पास, ये आधुनिक हथियारों से लैस है। तो तमाम जगहों पर उपद्रव जहां पर हो रहे थे वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया। 10,000 का इनाम रखा गया कि जो भी उपद्रवियों के नेताओं को पकड़ करके लाएगा उसको हम 10,000 का इनाम देंगे। उस समय 10,000 कितनी बड़ी वैल्यू थी, कोई भी अपने ही व्यक्ति से गद्दारी कर सकता था। आदिवासियों ने तो कभी 10,000 रुपए देखे ही नहीं होंगे, मतलब आज की डेट में करोड़ों रुपए हो गए वो। तो ऐसा करके वो फूट डालना या फिर यूं कह सकते थे कि बरगला देना, ये करने का प्रयास करते थे। इसी सब स्थिति में, इसी सब नरसंहार में तकरीबन 15,000 सैनिक
15,000 संथाल सैनिक जो है वो मारे गए, शहीद हो गए। 1855 में सिद्धू को पकड़ लिया गया, 1886 में कान्हू जो है गिरफ्तार हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी संथालों ने संघर्ष को रोका नहीं। एक उदाहरण यहां पर मिलता है कि एक जगह थी बिहार में कहीं, तो किसी गांव में, किसी बिहार के गांव में कोई एक घर था जहां पे तकरीबन 45 संथाल जो है वो छुपे हुए थे। सेना ने पूरे के पूरे उस इलाके को जो है घेर लिया था। इधर से सेना गोलीबारी कर रही है, और जब इधर से गोलीबारी होती थी तो उधर से तीर जो है वो मार करके घायल करते थे लोग। गोलियां कम नहीं हुई, तीर कम पड़ गए, स्वाभाविक सी बात है। तो धीरे धीरे कर करके जब यहां से तीर मारे जाने बंद कर दिए गए, जब शांत हो गए, तब ये सैनिक अंदर घुसे तो वहां पर एक संथाल जो है वो जीवित था, और वो एक संथाल जो जीवित था वो वृद्ध था, बहुत बूढ़ा था। सिपाहियों को लगा कि इसे तो हम जो है निपटा ही देंगे। उनसे कहा गया कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए। आत्मसमर्पण की बात जैसे ही इस वृद्ध से करी गई, इसके अंदर एकदम से जोश उठा, और जिस सिपाही ने इसको आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके सैनिकों ने इसको मार डाला। तो संथाली इतने शक्तिशाली थे और इतने बलपूर्वक तरीके से लड़े थे, इतने सम्मानजनक तरीके से लड़े थे। आपको लगता है कि हमें आजादी बड़े सस्ते में मिली है? ये सोचिए आप शहरी लोगों को जो आप आज आजादी मिली है, उस शहरी लोगों को आजादी दिलाने में इन आदिवासी लोगों का कितना बड़ा योगदान है, आपको सीखना चाहिए। वे आत्मसमर्पण नहीं किए, जान चली गई, लेकिन इसी तरीके से 3 और विद्रोह हैं, कोल, रंपा और बिरसा मुंडा विद्रोह। कोल विद्रोह जो है छोटा नागपुर इलाके में आपको देखने को मिलता है, कोल आदिवासियों का है, रीजन सबके वही है। इसी तरीके से आंध्र तट पे एक रंपा पहाड़ी है, वहां पे रंपा विद्रोही जो है उन्होंने विद्रोह किया है। और आप देखेंगे 1899 से 1900 के बीच में मुंडा विद्रोह हुआ है, जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता जो है बिरसा मुंडा जी आपको मालूम होंगे। ठीक है, अब बिरसा मुंडा का जो विद्रोह है वो भी कैसा है, वो भी बिरसा मुंडा वाला जो विद्रोह है वो भी वैसा ही है कि ठाकुर जी जो है हमारी सहायता करेंगे। देखिए बेसिकली बिरसा मुंडा का कॉन्सेप्ट दूसरी तरीके का है। देखिए 1874 में इनका जन्म हुआ है बिरसा मुंडा जी का। 1895 में इन्होंने खुद को भगवान का दूत घोषित किया। तो बेसिकली इनका जो शुरुआत में जो आंदोलन है, ये आंदोलन धार्मिक सुधार आंदोलन है। ये कैसा है? धार्मिक सुधार आंदोलन, सुधार आंदोलन। तो जब इन्होंने ये समझाया, ये बताया कि हमारा जो है साक्षात्कार है ईश्वर से, और ईश्वर से जो है हमें आदेश प्राप्त हुए हैं, तो सद्मार्ग, धर्म के मार्ग पर लाने का आपको जो है मैं आपको शिक्षित करूंगा। तो उस समय जैसे आदिवासी हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ प्राचीन पुरानी परंपराएं हैं, जैसे कि शराब पीना, या फिर बलि प्रथा, या फिर अशिक्षित रहते थे ये सब लोग। ऐसे तमाम प्रकार की कुप्रथाएं थी जो व्यापित थीं। टोटके इत्यादि करना, जादू टोने ये सब करना। तो ये सब के खिलाफ जो है इन्होंने धार्मिक सुधार करना शुरू किया। लेकिन इनका जो धार्मिक सुधार आंदोलन है ये धीरे धीरे, क्योंकि आपको मालूम है कि समाज जो है उसके ऊपर अंग्रेजों का कुप्रभाव था ही, तो धीरे धीरे उस सुधार में ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाने की बात भी उन्होंने, विदेशियों के खिलाफ, दिकुओं के खिलाफ भी हमें सजग होकर के लड़ना चाहिए, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा, भगवान हमारे साथ में है और हम भगवान के क्या हैं, दूत हैं। तो हमारा तो हम बता रहे हैं कि उन्होंने मुझे ऐसा बताया, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो जो धार्मिक सुधार आंदोलन है ना, ये राजनीतिक आंदोलन में, राजनीतिक आंदोलन जो है या सामाजिक आंदोलन जो है उसमें बदल गया। और जब सामाजिक राजनीतिक आंदोलन में जब ये परिवर्तित हो गया तो ब्रिटिशर्स को इनसे खतरा महसूस होने लगा। जब अंग्रेजों को इनसे खतरा जब महसूस होने लगा, तब उन्होंने इनको जो है कैद करने का प्रयास किया और इनके जो विद्रोह हैं उसको दबा देने का प्रयास किया। उनके विद्रोहों को क्या करने का प्रयास किया? दबा देने का प्रयास किया। तो अब आप देखेंगे कि 1895 के बाद से जो इनके जो अनुयायियों की जो भीड़ बढ़ी, इनके जो फॉलोअर्स की भीड़ बढ़ी, इन फॉलोअर्स की भीड़ से ब्रिटिशर्स परेशान हो गए, डर गए, कहीं ऐसा ना हो कि पहले जैसे संथाल इत्यादियों ने विद्रोह किया था, उनको तो किसी तरीके से दमनकारी चक्र चला करके उनकी हत्या कर दी गई, मार दिया गया सरेआम, उनको फांसी दी गई। वो करने में इनका समय वेस्ट होगा, ये दोबारा चीजें ना हो तो नेतृत्वकर्ता को ही गिरफ्तार कर लिया जाए। नेतृत्वकर्ता गिरफ्तार हुए और उनकी जेल में ही डेथ हो गई। तो हालांकि उससे पहले उन्होंने
धार्मिक आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित कर दिया, जिससे कि मुंडा विद्रोह जो है वो इसके बाद भी कुछ समय तक चले, लेकिन फिर अंततः जो है वो दबा दिए। तो ये 3 विद्रोह हैं जो रंपा, कोल और बिरसा मुंडा के विद्रोह के रूप में जाने जाते हैं, जो कि आपको मेरे ख्याल से ध्यान रखने चाहिए। अब देखिए, जब वो जा रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं दिकुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से हमारी जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। तो ये दिकू कौन है? वही हैं जो बाहरी लोग हैं। बाहरी लोगों में सभी इंक्लूडेड हैं, वो सारे भारतीय भी इसमें इंक्लूडेड हैं जो अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, जो इनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, चाहे वो अमीर किसान हो, चाहे जमींदार हो, चाहे साहूकार हो, चाहे वो ब्रिटिश नुमाइंदा हो किसी भी प्रकार का, और खुद ब्रिटिशर्स हो। तो इन सब लोगों को हमें हराना है, मारना है, तैयार रहना है लड़ने के लिए, मर मिटने के लिए और खून बहाने के लिए। तो ये आपने देखा कि इस प्रकार के सारे विद्रोह थे जो मैंने आपको बताए, क्यों हुए, कैसे हुए, किन कारणों से हुए, वो सब चीजें मैंने आपको बताई हैं। एक बार फिर से जाने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात ध्यान दिला देना चाहता हूं कि जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस कोड, व्हाट इज दैट? विरद लाइफ, राइट? अब इससे आपको न सिर्फ आसानी से बुक मिल सकेगी, बल्कि आप P2I बैच परचेज करना चाहते हैं तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ऑप्शनल कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। अगर आप स्टेट PSCs जो हैं उसकी कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप दूसरे प्रकार की कोई इंडिविजुअल बुक परचेज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जो कुछ भी अगर आप स्टडी IQ पे लेना चाहते हैं तो आप सिंपली इस एक कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स जरूर मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप बुक परचेज करते हैं, चाहे इंडिविजुअल या फिर ग्रुप, जैसे ये ग्रुप ऑफ 18 है, 18 बुकों का पूरा एक बंडल है, आपको दूसरी कोई भी किताब लेनी ही नहीं पड़ेगी। सो बेसिकली अगर आप ये हिंदी की 18 किताबों का एक संग्रह परचेज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अदरवाइज किसी भी दूसरी चीज पर 10% का डिस्काउंट नहीं है, आप चाहे लगा के देख लीजिए, केवल इसी कोड पर ही अवेलेबल है। सो इस कोड को आप जरूर अब कहीं पिन मार्क कर लीजिए, कुछ भी आप परचेज करना चाहते हो तो आप इससे परचेज कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की शंका संदेह है, अगर उसका समाधान चाहते हैं तो आपका स्वागत है हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप पर या फिर हमारे इंस्टाग्राम पर। और इंस्टाग्राम हो या टेलीग्राम हो, जस्ट आपको विरद.दुबे इस नाम से सर्च करना है। आप हमसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों में जुड़ जाएंगे। आशा करते हैं कि आज का ये लेक्चर, आज का ये सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने धैर्यपूर्वक इसके नोट्स बनाए होंगे। बताइएगा इस नए प्रोग्राम के बारे में अपने साथियों को। फिर मुलाकात करेंगे अगले सत्र में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।